हेलो एवरीवन। आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करना। यस सर। ठीक है। ठीक है। तो स्ट्रेटेजी सेशन स्टार्ट करने से पहले, है ना, प्रीलिम्स के रिगार्डिंग कुछ चीज मैं बताऊंगा, बेंचमार्क चीजें जिसी कॉन्टेक्स्ट में, है ना, स्ट्रेटेजी सेशन होगा पूरा, या 5 महीने प्रिपेयर वैसे ही करना है। ठीक है। तो ये फोकस है, मतलब मेरा फोकस ये रहेगा कि प्रीलिम्स एग्जाम है क्या, ये चीज हम थोड़ी समझेंगे अगर, तो इजी होगा हमें 5 महीने कैसे प्रिपेयर करना है, किस चीज पे डरना है ना, किस चीज के लिए डरना है या कॉन्शियस रहना है, किस चीज को इग्नोर करना है, तो ये समझ आएगा। ठीक है। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, ये बक्सा जो है, ठीक है, इसको मान लो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर है। 100 क्वेश्चंस, है ना, इसके अंदर है 100 क्वेश्चंस। अब क्या है कि हम जो पढ़ने वाले हैं, हम क्या ट्राई करेंगे कि वो एक सर्कल है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे, है ना, इतना हम पढ़ रहे हैं तो हम ट्राई करेंगे ये सर्कल थोड़ा बड़ा करें, ये ज्यादा चीजें पढ़ें, बट इसका एक ऑप्टिमम बैलेंस है, जहां उससे ज्यादा चीजें हम पढ़ते जाएंगे तो कॉस्ट बेनिफिट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाएगी, है ना। तो हमें एक लेवल का सर्कल करना है जिस लेवल का हम पढ़ सकते हैं। अब आइडियली सब लोग क्या चाहते हैं कि भाई प्रिपरेशन मतलब ये होता है कि ये 100 के 100 क्वेश्चंस मुझे पता हो। ठीक है। कितना भी पढ़ लो आप, वो होने से रहा, वो होगा नहीं। ठीक है। मतलब बिल्कुल इजी भी पेपर आया ऐसे नहीं होगा कि क्वेश्चंस पता है, और मुश्किल आया तो फिर तो पता ही नहीं होगा, तभी हम मुश्किल बोलते हैं। ठीक है। तो क्या होगा इस सर्कल के अंदर, मतलब हम कुछ, ये बॉक्स के अंदर कुछ सर्कल होगा हमारा जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, जिसमें से आएगा। तो ये सर्कल जो है, ये वाला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हमने पढ़े हुए आ गए। ये क्वेश्चंस होंगे ज्यादा से ज्यादा 40, मान के चलते हैं कि हमने पढ़ा है। वो भी ऐसे नहीं होगा कि एज इट इज पढ़ा हुआ आया, पढ़े में से आया, ऐसे बिल्कुल होगा, काफी क्वेश्चंस में होगा, लेकिन सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ ही है ऐसे नहीं होगा। तो ये फर्स्ट रियलिटी है, ये हमें समझना है कि भाई, है ना, ये जो ये है, ये मैं स्टैटिक की बात कर रहा हूँ, ये स्टैटिक का बक्सा है। तो इससे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि भाई पूरा कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, कर ही नहीं सकते हम पूरा पढ़ने की, नहीं। मैं इतना पढ़ते जाऊंगा तो पढ़ने का दायरा हम बढ़ाते जाएंगे तो भी दिक्कत होगी। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है, करंट अफेयर्स का अलग सर्कल होगा, है ना, करंट अफेयर्स का ऐसा कुछ सर्कल होगा। ये बस स्टैटिक का है मान लो, तो करंट अफेयर्स का ऐसा कुछ होगा सर्कल। अब इसको मैं डॉटेड लाइन से निकाल रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसमें वेगनेस बहुत है ना, बहुत वेरिएबिलिटी है। स्टैटिक 10 सालों से स्टैटिक बदला ही नहीं है, स्टैटिक सिलेबस सेम है ना, स्टैटिक कंटेंट जो है वो सेम है, लेकिन करंट अफेयर्स का कंटेंट है, चेंज होते जा रहा है, तो हम उसमें से मेजर करंट बिल्कुल हमें आना चाहिए। मैं दिखाऊंगा 2025 का पेपर कि उसमें से मेजर करंट कौन सा है, कौन सा हमें आना चाहिए, कौन सा नहीं आया तो भी चलेगा, है ना, ये चीज भी मैं बताऊंगा। अब हमने, चलो ठीक है, हमने हमारे सर्कल से ये भी चीज पड़ी हुई आ गई, है ना, मान लो। अब कभी कभी क्या होगा कि किसी का सर्कल छोटा बड़ा होगा इसमें, है ना, तो हमें अपना डिसेंटली बड़ा रखना पड़ेगा सर्कल, इसमें तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है। अब बात है इन चीजों की, ये जो है ना साइड में खाली स्पेस, इसका क्या करना है? तो ये या तो आप लॉजिक से डील करोगे, है ना, या तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से डील करोगे, थोड़ा कॉमन सेंस से, या तो आप तुक्के से डील करोगे, ट्रिक्स से। ठीक है। अब सही होगा नहीं होगा वो तो बाद में पता चलेगा, बट डील करने का तरीका क्या हो सकता है, तो इन तीन में से ही होता है। अब होता यह है कि पढ़ा हुआ तो है नहीं, है ना, या थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ है उसमें से, तो भाई फट जाती है लोगों की, तब लोग रिसॉर्ट करते हैं ट्रिक्स को। तो हमारे बैच का, इस बैच का पूरा पर्पस ही ये है
कि पहले तो आपको ये समझाए कि ये सर्कल कौन सा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, है ना, कहाँ से पढ़ना है, ये सर्कल बनाना कैसे है, राइट, ये सर्कल कितना बड़ा बना सकते हैं, जो डिसेंटली बड़ा हो। उससे भी बड़ा कुछ लोग बना पाएंगे तो बढ़िया है। लेकिन सर्कल जो है, अब बात समझ में आ रही है, आवाज क्लियर है, कोई डाउट इशू तो नहीं है अभी तक? ये स्पीड ठीक है, समझ आ रहा है? ठीक है। कोई डाउट्स यस रहे तो सर। चैट चैट बॉक्स में बताना, कोई डाउट्स रहे तो भाई देखो, यस सर। सिंपल फंडा, ये कंसेप्ट समझोगे तो होगा क्या, ये है कुछ नहीं, तुम्हें भी पता है, तुम भी समझ पाओगे, तुम बोलो ऐसा क्या बता दिया, बट ये चीज हम प्रिपरेशन करते टाइम भूल जाते हैं। हमें लगता है कि मैंने ही पढ़ा हुआ होना चाहिए हर चीज, है ना। हमें बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं चाहिए होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ ये हो जाता है। तो भाई ये जो बाकी बचा हुआ स्पेस है, इनको तीन तरीके से डील कर सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइंड है, दूसरा लॉजिक है, और तीसरा है ट्रिक्स। ठीक है, अब रही प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात, तो वो टेम्परामेंट पे डिपेंड करेगा कि मेरा दिमाग चलेगा भी कि नहीं, है ना। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, कॉमन सेंस मैं यूज कर पाऊंगा क्या, ये डिपेंड करेगा टेम्परामेंट पे। कि मैं डरा हुआ हूं अगर एग्जाम में बहुत ज्यादा, तो मैं कॉमन सेंस यूज नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कॉमन सेंस वाले, कोई प्रिपरेशन से लेना देना नहीं होता है उनका। ठीक है, प्रिपरेशन से, हाँ ऑब्वियसली प्रिपरेशन से थोड़ा हेल्प मिल सकती है कि कंटेंट पता है हमें थोड़ा बहुत, है ना। बट लॉजिक की भी जरूरत नहीं है, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। फिर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जहां लॉजिक यूज करना है। देखो लॉजिक है, इसका मतलब ये नहीं कि 100% सही होगा हर बार, है ना, और चाहिए भी नहीं। हम बस क्या चाहते हैं कि भाई लॉजिक से हम क्या कर पाए, दो चीजें कर पाए, एक तो दो एलिमिनेट कर पाए। ठीक है। अब ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं, एक स्टैटिक का, ये स्टैटिक का सर्कल है, और ये करंट का सर्कल है। इन सर्कल्स के बाहर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मेरा एक ही बेसिक मिनिमम रिक्वेस्ट है, पर्पज है। अगर मैं पेपर दे रहा हूं, मेरा एक ही पर्पज है कि मुझे दो एलिमिनेट करने हैं किसी भी हाल में। ठीक है, ये मतलब ये स्किल आना ही चाहिए, इस पे काम करना ही पड़ेगा। और लॉजिकली एलिमिनेट करने, हम क्या करते हैं बहुत बार, अरे ऐसा लग रहा है शायद नहीं होगा, ये नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, ये पूछना है खुद से, है ना। हर बार लॉजिक परफेक्ट नहीं होते, है ना। लॉजिक कभी कभी हमें शर्म आएगी, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ट्रिक्स तो बहुत बार शर्म आने वाली ही ट्रिक्स होती है। ठीक है। तो ट्रिक्स क्यों यूज करता है कोई भी, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगा पा रहा, उसकी फट गई एग्जाम में, है ना। दिमाग लगाना तो मतलब नहीं चल रहा दिमाग। दूसरा, लॉजिक बिल्डिंग नहीं करी है। लॉजिक बिल्डिंग डजेंट हैपन ऑन द एग्जाम डे, है ना, यू हैव टू वर्क ऑन इट, है ना। लॉजिक बिल्डिंग धीरे धीरे होता है, जस्ट लाइक आंसर राइटिंग। तुम यू कांट राइट आंसर इन 7 मिनट्स व्हेन यू राइट फॉर द फर्स्ट टाइम। 7 मिनट में आप तब लिखोगे जब उस पे काम करोगे, वैसे ही लॉजिक बिल्डिंग पे काम करना है। ठीक है। तो ये चीजें हैं ना। अब लॉजिक से, अब ट्रिक्स से बचना है। अब ट्रिक्स में कुछ ट्रिक्स होती हैं, मतलब जो ट्रिक्स बताते हैं लोग मार्केट में, जहां पे भी आप ट्रिक्स सुनोगे, मान लो 30 ट्रिक्स बताई, तो वो क्या करते हैं, कुछ लॉजिक्स को भी इसमें डाल देते हैं, है ना। कुछ सेंसिबल होते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि ट्रिक्स जो दिए हैं उसमें से कौन सी ट्रिक सेंसिबल है, कौन सी नहीं है, ये मुझे असेस करना है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस मेरा होने वाला है ना। पोस्टमार्टम में ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, ऑनेस्टली स्ट्रेटेजी सेशन के पहले मुझे ट्रिक्स की बात करनी इसलिए पड़ रही है कि भाई लोग 3 महीने 4 महीने बाद सडनली, है ना, उनको डर लगने लगता है प्रीलिम्स का, तो सडनली वो ट्रिक्स के पीछे भागने लगते हैं, वीडियोस देखने लगते हैं। फिर होता यह है, जो भी सीखा हुआ लॉजिक है ना, जो भी कंटेंट सीखा है स्टैटिक से, उससे इजी शॉर्टकट लगता है ट्रिक्स का, तो वो अप्लाई करने लगते हैं, है ना। और फेल हो गए तो ट्रिक्स को दोष देते नहीं है, खुद को ही दोष देते हैं। ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो मैंने बताया ना कि प्रीलिम्स है क्या, तो प्रीलिम्स ये बक्सा है। हम प्रिपरेशन, ये सर्कल कितना भी बना ले, बड़ा बना ले, ऐसे नहीं होने वाला। देखो कैसे नहीं होने वाला, ये प्रीलिम्स का पेपर है और ये मेरा प्रिपरेशन है, ऐसे नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे हुआ तो क्या होगा, भाई 80 क्वेश्चंस आ जाएंगे सही, राइट। तो उतना प्रिपरेशन नहीं हो सकता।
तुम्हारा कि बस नॉलेज से, नॉलेज का सर्कल है ये, लॉजिक वाला सर्कल नहीं है ये नॉलेज का सर्कल है, स्टैटिक का, करंट का, तो उतना बड़ा बन ही नहीं सकता वो, है ना। प्लस अब एक चीज जो पैटर्न इवॉल्व हो रहा है उससे बता दूं, है ना, चलो वो आगे बता दूंगा। तो ये जो बक्सा बताया मैंने, ये 100 क्वेश्चंस का बक्सा है। ठीक है, इसमें से हमारा ये स्टैटिक का बक्सा रहेगा। अब ये बक्सा कौन सा होगा, मतलब क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। देखो, सोर्सेस की बात मैं करूं तो सोर्सेस पे सबसे बड़ा रूल है ट्रस्ट योर सोर्स। सबसे बड़ा रूल ये है ना। अब कंटेंट ओवरलोड के जमाने में ऐसा तो है नहीं कि भाई कंटेंट कम है। ठीक है, तो कंटेंट बहुत होगा, अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा, बहुत अच्छे कंटेंट के पीछे भागना गलत तरीका है। तुम्हारा एक सोर्स होना चाहिए, उसको ट्रस्ट करना, ये मतलब सोर्स के लिए इतना ही काफी है, ट्रस्ट योर सोर्स। ठीक है। बट हाँ, हमारा काम रहेगा किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, किस चीज को नहीं देनी है ना। तो ये सर्कल कैसे बड़ा बनेगा और क्या रहेगा इस सर्कल में, ये काम बताना हमारा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये हम कर चुके हैं ये चीज, है ना। तुम बोलोगे सर समझ तो आ गया, सर्कल बनाना है, मुझे कैसे पता कौन सा सर्कल रहेगा। तो वहीं पे हम हेल्प करेंगे। प्लस कोई ऐसा क्लियर आइडिया नहीं है किसी को भी कि एग्जैक्टली ये सर्कल है, तो इसीलिए एक्सपीरियंस काम आता है। पहली बात। दूसरी बात, ये करंट का सर्कल है, इसको भी बड़ा बनाते जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है स्टैटिक के साथ साथ करंट का सर्कल भी, है ना। वो जमाना गया कहीं ना कहीं जब बस और बस स्टैटिक से प्रीलिम्स निकलता था, अब नहीं निकलता है। अब ये जो चीज करनी है उसको मैं क्या, है ना, फोर प्रोंग्ड स्ट्रेटेजी, है ना, फोर प्रोंग स्ट्रेटेजी नाम देता हूं। क्या फोर प्रोंग स्ट्रेटेजी है, फर्स्ट इज टेक्स्ट। ठीक है, कि टेक्स्ट। सेकंड इज कॉन्टेक्स्ट, मैं बताऊंगा क्या फोर प्रोंग्ड है। तो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट मिला के क्या हो जाएगा, तुम्हारा नॉलेज बेस हो जाएगा। ठीक है, ये है तुम्हारा नॉलेज बेस। अब ये सफिशिएंटली बड़ा होना चाहिए। मैं आगे स्ट्रैटेजी सेशन जो, है ना, प्रेजेंटेशन दूंगा उसमें थोड़ी आइडिया दूंगा कि भाई क्या होना चाहिए उसमें वगैरह। तो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट। अब क्या है कि हम कोई ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं जहां पे बस स्टैटिक सिलेबस हो। हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं जहां करंट इवेंट्स को इम्पोर्टेंस है हर सब्जेक्ट के। तो करंट इवेंट्स का जो भी, या करंट जो भी चीजें चल रही हैं, भले ही स्टैटिक क्वेश्चन आएगा, हमारे टेक्स्ट से क्वेश्चन आएगा, लेकिन बहुत बार उसका सोर्स ऑफ ओरिजिन होगा कॉन्टेक्स्ट से, है ना। करंट अफेयर्स में कुछ हो गया, उससे क्वेश्चन पूछेंगे स्टैटिक का, है ना। तो ये इसलिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। दूसरा, सीधे सीधे करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आता है तो वहां कॉन्टेक्स्ट होता है कुछ कि हाँ ये चीज हुई है, इस चीज से पूछ लिया, इसलिए बस स्टैटिक सिलेबस जो है जिसको टेक्स्ट बोलेंगे, है ना, और करंट को बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट। अब ये दोनों मिला के नॉलेज बेस बनता है। ऐसे नहीं होता है कि बस मैं स्टैटिक बुक्स पढ़ता हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ता ही नहीं हूँ, है ना। पढ़ना कैसे है ये अलग सवाल है, बट पढ़ना पड़ेगा, उसको वैल्यू करना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। उसको जब समझोगे तब तुम्हें हेल्प होगी टेक्स्ट को भी बेटर समझने की, एंटिसिपेट करने की कि क्या पूछ सकते हैं। थर्ड चीज है लॉजिक। ठीक है, तो अब सिंपल है ये, तो तुम रीजनिंग की बात कर रहे हो, लॉजिक की बात कर रहे हो कि भाई अब मेरा नॉलेज बेस है ना वो एग्जॉस्ट हो गया, कि 40 क्वेश्चन तक मैंने बक्से को कंट्रोल कर लिया, है ना। अब उसके आगे मुझे लॉजिक डेवलप करके दो दो ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। ये फर्स्ट लेवल है, दो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आगे कैसे करते हैं उसमें भी लॉजिक चाहिए, बट दो ऑप्शंस एलिमिनेट करने में काफी हद तक लॉजिक हेल्प कर सकता है ना। अब लॉजिक प्लस प्रेजेंस ऑफ माइंड मान के चलिए, लेकिन अभी के लिए प्रिपरेशन के टाइम के लिए लॉजिक ही बोलेंगे, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड तो एन मौके पे होता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड ऐसे, हाँ तुम टेस्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो वो चीज हो गई लॉजिक, थर्ड चीज। अब फोर्थ जो होता है वो होता है टेम्परामेंट। ठीक है, या माइंडसेट। तो ये चार चीजें चाहिए, चारों चीजें डिसेंट प्रोपोर्शन में चाहिए। अगर चारों बहुत बढ़िया है तो बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, है ना। चारों में से कोई एक वीक है थोड़ा बहुत, तो असर होगा, लेकिन
सारे एवरेज हैं, कोई स्ट्रांग नहीं है चीज इनमें से, तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये चीज है, ये जो चार वर्ड्स है ना, ये पूरा प्रिपरेशन का सार रहेगा तुम्हारा। अब जो पहले तीन पॉइंट्स हैं, पहले तीन पॉइंट्स जो दिए हैं ना, टेक्स्ट, है ना, कॉन्टेक्स्ट और लॉजिक, ये चीजें हैं तुम्हारी स्किल्स ना, ये तुम्हारी स्किल्स है जो तुम ओन कर रहे हो, इस पे काम कर रहे हो। ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन योर स्किल्स थ्रू दीज थ्री थिंग्स, है ना। यू आर रीडिंग द कंटेक्स्ट टेक्स्ट कंटेंट, है ना। सेकंड, यू आर अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड व्हाट इज व्हाई इज दिस हैपनिंग इन करंट अफेयर्स, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट। I will show through 20-25 questions that how context matters a lot. ठीक है, if you know the context you can anticipate so many questions, है ना। we see nobody can be sure कि ये बक्सा कौन से 100 क्वेश्चंस का रहेगा। यूपीएससी just has to frame 100 questions. We can never know for sure which 100 questions will come, but we can anticipate the probabilities. And हम बोलते हैं कि नैक है भाई इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को, है ना, इनको नैक है, या नॉर्थ स्टार की टीम को नैक है। नैक क्यों आया? क्योंकि वी डिडंट ओनली फोकस ऑन टेक्स्ट, है ना, हमने कॉन्टेक्स्ट पे भी ध्यान दिया, तब हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हुई। तब हमने एंटिसिपेट किए हुए दो क्वेश्चंस भी एक्स्ट्रा आ गए ना भाई, दो तीन क्वेश्चन की तो बात है ना। एक डिसेंटली प्रिपेयर्ड स्टूडेंट जो है, अंडर प्रिपेयर्ड होगा इन चीजों में, तो फिर हो सकता है वो 20 मार्क्स से फेल हो जाए, है ना। इन सारी चीजों में, चारों चीजों में डिसेंट लेवल पे अगर आते हो आप, तो आप 5 मार्क्स से 7 मार्क्स से फेल होते हो। और वो नहीं होना है तो कॉन्टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है, बहुत हेल्प होगी। ऑब्वियसली लॉजिक है, लॉजिक मतलब वाई, है ना, वाई बिल्ड करना है कि क्यों, ये क्यों सही होगा। हर जगह लॉजिक पॉसिबल भी नहीं है, लॉजिक घटिया भी हो सकता है, मतलब बट तुम्हें ये बिल्ड करते करते आइडेंटिफाई करना है कौन सा लॉजिक अच्छा है, कौन सा घटिया है, ये रैशनल है कि नहीं। और लॉजिक बिल्डिंग के लिए भी कॉन्टेक्स्ट हेल्प करता है, बस टेक्स्ट से लॉजिक बिल्डिंग नहीं होती, कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजें हो गई। अब चौथा जो है टेम्परामेंट, वो है तुम्हारा माइंडसेट, है ना। तो कोई भी, अब इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें, तो भाई हम वर्ल्ड कप फाइनल्स कितने खेल लिए, सेमीफाइनल्स कितने खेल लिए, तो कहीं ना कहीं स्किल्स तो है। ठीक है, तो ये बहुत लोगों के साथ होगा। अब जिनकी स्किल्स भी नहीं है, मतलब तीनों का, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है ना, और स्किल्स अच्छी नहीं है, वो लोग क्लियर नहीं करे। ठीक है, एक लेवल तक स्किल्स चाहिए, हाँ, भले ही तुम्हारा हो सकता है कि भाई कोई एक आध सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट वीक है, ऐसा आइडियल नहीं चाहिए ये तीनों चीजें, बट तीनों का मिला के कॉम्बिनेशन अगर अच्छा नहीं रहा, तो भाई स्किल्स नहीं है, आप पास नहीं हो सकते, है ना। तुक्के लग जाए, देखो 4 ऑप्शन वाला पेपर है ना, बहुत रेयरली, हर साल 10-15 बच्चे, 20 बच्चे होते होंगे पास, कि भाई इसका तो स्किल नहीं था, ये पास हो गया। बिना स्किल के आप तेंदुलकर नहीं बन सकते, है ना। यूपीएससी एग्जाम देने जा रहे हो, आपको इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है, आप बिना स्किल्स के जा सकते हो? नहीं जा सकते, है ना। तो वैसे ही स्किल्स चाहिए, लेकिन स्किल्स होने के बाद भी बहुत कैंडिडेट्स फेल होते हैं, क्यों? क्योंकि माइंडसेट पुअर है। माइंडसेट पुअर है तो प्रेशर हैंडलिंग नहीं होता है। ठीक है, प्रेशर हैंडलिंग नहीं होगा। दूसरा क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, है ना, वो नहीं होगा। तो ये चीजों के वजह से, अब कितना भी हम प्रिपेयर कर ले, हमने भी हर साल प्रिपेयर किया कितना भी, लेकिन वहां ऑन द स्पॉट प्रेशर हम पे भी आया है, हमें भी बहुत चैलेंजेस फील हुए हैं। बट हमने ये चीजें कहीं ना कहीं अननोइंगली, तब तो हमें पता भी नहीं था ये सब चीजें हम कर रहे हैं, है ना, ऐसे कुछ क्लैरिटी से कर रहे थे, ऐसे नहीं है। अब क्लैरिटी है, हमने इतने साल करने के बाद और लोगों को देखने के बाद, हर साल का पेपर देखने के बाद पता है क्या हो रहा है। यही क्लैरिटी हम आपको देंगे, तो आपकी हेल्प होगी प्रिपरेशन टाइम में और एग्जाम टाइम में। ठीक है, सिंपल। अभी तक कोई डाउट है? ये चार चीजें लिख लो, है ना। टेक्स्ट, टेक्स्ट कहाँ से आएगा? टेक्स्ट आएगा स्टैटिक और करंट के हमारे सोर्सेस से, है ना। कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग की बात है, कंटेक्स्ट मतलब कोई टेक्स्ट नहीं है, कोई कंटेंट नहीं है। कॉन्टेक्स्ट समझने की बात है कि पॉलिटी में भाई गवर्नर का बिल, है ना, गवर्नर बिल क्यों रोक रहा है स्टेट्स का, है ना, या इकोनॉमी में
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्रोमिनेंट हो रहा है ना, उसमें क्या चल रहा है, रेलवेज में क्या चल रहा है ना। तो आपको ये कॉन्टेक्स्ट से आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। अब ये कैसे कैसे करना है ये हम बात करेंगे। इसमें एक बहुत बहुत ऑब्वियसली बड़ी चीज है, कॉन्टेक्स्ट समझने में हेल्प हमारी दो चीजों से होती है। आप जो चीजें पढ़ते हो उसको समझने से, दूसरा पीवाईक्यू एनालिसिस करने से। पीवाईक्यू एनालिसिस ऐसी चीज है जिससे, अब हम आपको, मैंने बताया ना कि हम बताएंगे ये बक्सा कैसा होना चाहिए, ये सर्कल, ये तुम्हारा जो भी है ना, मेरा वियर्ड शेप्ड सर्कल है ना, तो ये कैसे बनना चाहिए, कितना बड़ा बनना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, ये हम कैसे बताएंगे। ये हम हमारे ओपिनियन से नहीं बताएंगे, हम बताएंगे भाई यूपीएससी के पीवाई के एनालिसिस से, कि यूपीएससी का ये पेपर है, यूपीएससी ये ज्यादा पूछती है, ये चीजें आपके सामने ऑब्जेक्टिवली बात होगी। ठीक है, तो टेक्स्ट में भी पीवाई क्यू एनालिसिस हेल्प करेगा, कॉन्टेक्स्ट में भी करेगा बिल्कुल। ठीक है, दो तरीके से आप पीवाई क्यू सॉल्व करके भी देखोगे, अगर कॉन्टेक्स्ट पता है इजी होगा। और तीसरा है लॉजिक्स, इसमें भी आप प्रैक्टिस करोगे। तो स्किल बिल्डिंग में बहुत बड़ा रोल है पीवाई क्यू एनालिसिस का। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो अपन अ, एक ब्रॉड ओवरव्यू देखते हैं हर सब्जेक्ट को कैसे कर सकते हैं उसका, और फिर हम देखेंगे 2025 का पेपर, एक्सप्लेन लिटिल बिट अबाउट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो चलो, फॉर एग्जाम्पल जजेस इम्पीचमेंट का क्वेश्चन आता है ना। अब वो तो टेक्स्ट में है मेरे, लेकिन अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट पता है क्या है तो मेरे लिए बहुत इजी होगा कि अच्छा, जिस मतलब अगर जब तुम पढ़ाई कर रहे हो आपको कॉन्टेक्स्ट पता है, इस कॉन्टेक्स्ट में इम्पीचमेंट का चल रहा है, या फिर चलो मैं क्वेश्चंस लूंगा ना तब कॉन्टेक्स्ट के बारे में थोड़ा बता दूंगा 2025 का जब पेपर देखेंगे, देन आई वुड एक्सप्लेन। ठीक है, एनी अदर डाउट एट द मोमेंट? ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई सिंसियर लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो सिंसियर नहीं है उनको बस रील देख के वो आ गए हैं कि हाँ भाई ठीक है मुझे बनना है वगैरह, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर हाउ मेनी इयर्स पीवाईक्यूज वी हैव टू एनालाइज, हाँ ये तो सिंपल है, 2013 के आगे से तो करना ही है ना। इसमें चलो बहुत बहुत टॉप प्रायोरिटी है हमारी 2013 से 2025, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर सेकंड प्रायोरिटी है लेटेस्ट। अब पीवाईक्यू एनालिसिस करते टाइम चलो सीएपीएफ सीडीएस, इन एग्जाम्स के भी पीवाईक्यूज करने हैं बट सिलेक्टिवली, इसमें भी हम हेल्प करेंगे आपकी कि कौन से करने हैं। इनफैक्ट हम इससे क्वेश्चंस भी ले आएंगे, है ना, इस बैच में जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो उसके क्वेश्चंस होंगे रिलेवेंट, जो आपको दिखेगा। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझनी होगी अगर, तो एग्जामिनर मान लो 2013 से 16, मान लो कोई एक एग्जामिनर है, ठीक है, दूसरा एग्जामिनर आ रहा है, अब वो खुद से नए से यूपीएससी जैसी एग्जाम का पेपर बनाना है, अब खुद से सडनली बहुत चेंजेस नहीं ला सकता, पूरा रैंडम नहीं बना सकता। तो वो क्या करता है, पिछले 3 सालों के पेपर्स देखता है ना, और एग्जाम्स के पेपर देखता है, मतलब ऐसा कुछ फंडा होगा। आप सोचो ना कि आपको बनाना है पेपर, आप क्या करोगे, रेफरेंस लोगे ना क्या हुआ था पहले, है ना बेटा, कहीं ना कहीं पापा ने क्या किया वो देखता ही है ना, भले ही वो चेंज। तो यहाँ पे दो चीजें होती है कि कंटिन्यूटी भी रहती है एंड चेंज भी आता है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि पैटर्न में क्या चेंज आ रहा है ना, ट्रेंड कैसा चेंज हो रहा है, तो वो भी मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं लेटेस्ट ईयर्स में, है ना, जो पहले नहीं थे अब आ रहे हैं, वो भी बताएंगे जब 25 का पेपर दिखाऊंगा। तो ये चीज है कि आपको इसलिए हेल्प लेनी है अलग अलग पेपर्स की, लेटेस्ट सीएपीएफ सीडीएस की, और फिर आप और पीछे चले जाओ, जा सकते हो। अब लोग बोलते हैं 40 साल के कर लो पीवाईक्यूज वगैरह, अब देखो भाई, करने को तो हम बक्सा भी हमारा जो सर्कल है वो बड़ा बना देंगे, पीवाईक्यू का भी बड़ा, हर चीज कर लेंगे, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट्स है। तो व्हेन यू हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स यू हैव टू प्रायोरिटाइज, है ना, आपको प्रायोरिटाइज करना है किन किन चीजों में, वो हम स्ट्रेटेजी सेशन में देखेंगे कि ये चीजें सारी हमें मैनेज करनी है। ठीक है, हाउ टू एनालाइज पीआईक्यू, हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड एंड ट्रैप्स, तो ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर होगा, ये आज के
सेशन का ये नहीं है, मैं सैंपल दूंगा, आप बताऊंगा जब पेपर लेंगे तब बता दूंगा, बट ये सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट डिफर करेगा। ठीक है, आज हम ब्रॉड स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, उसमें स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट का डाउट रहा आपका कोई तो आप बता सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट है अभी और? चलो अपन सेशन पे चलते हैं, सेशन जब होगा फिर डाउट ले लेंगे। तो देखो, अब हमें अगर एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो क्या मतलब हालत होती होगी कि भाई ये ए भी वैसे ही लग रहा है, बी भी वैसे ही लग रहा है ना? आजकल वो ओनली वन ओनली टू वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट? चलो मेंस कितना बैलेंस करना है ये लास्ट में ही ले लेंगे। तो भाई एमसीक्यू सॉल्व करना, है ना, एक कला है जिसको मैं स्किल बोलता हूँ, लॉजिक वाला एलिमेंट है ना, वो एक कला है। पढ़ना, समझना, तो पढ़ाई में अच्छा स्टूडेंट, चलो अच्छी बात है। बट बस पढ़ाई करते हैं लोग बहुत सारे, इस चक्कर में वो, है ना, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है लॉजिक और टेम्परामेंट की, इन दो चीजों की जो रिक्वायरमेंट है 2 घंटों में वो फुलफिल नहीं कर पाते पढ़ाई करने के बाद भी। ठीक है, अब ये, ठीक है, मेरी मार्कशीट्स है 2019 की। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब सारी चीजें जब साथ में वर्कआउट कर जाती हैं, है ना, सारी चीजें जब वर्कआउट कर जाती है तो क्या होता है, मैंने जो बताया, टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक, है ना, और टेम्परामेंट, ये चारों चीजें वर्कआउट करती है तो हम खुद भी शॉक हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया। ठीक है, तो मेरे 81 सही थे इस साल और 18 गलत थे, है ना, या 80 19 ऐसा कुछ था। तो मतलब 80 क्वेश्चन सही आना बहुत बहुत डिफिकल्ट काम है ना, ये मैं खुद भी हैरान हूं कि अरे वो कर दिया। तो ये एग्जाम एनवायरनमेंट में हो जाएगा आपसे, है ना, फॉर एग्जांपल विराट कोहली का पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग है ना, हैरिस राउफ को जो सिक्स मारा था, या बहुत सारे, तो आपको भी समझ नहीं आएगा आपने क्या कर दिया। आप काम करो, प्रोसेस पे ध्यान दो। तो प्रोसेस में पार्ट है टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक और टेम्परामेंट, इन चारों चीजों पे काम करना जरूरी है। हम कहीं ना कहीं रीडिंग ही करते रहते हैं, है ना, तो टेक्स्ट पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं, चारों चीजों पे काम कर रहे हैं कि नहीं। इसीलिए डेली एमसीक्यू सॉल्विंग जो एलिमेंट है बैच का, तो उसमें लॉजिक एलिमेंट पे हम काम करते हैं, इसी में फिर थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताने पे काम करते हैं, है ना, चारों एलिमेंट्स पे थोड़ा 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 काम करते हैं हम। इतना काम कर लेते हैं कि ऑब्वियसली आपको 10 घंटे देने पड़ेंगे तब जाके रिजल्ट दिखने लगेंगे, उन चीजों पे काम करना है ना। अब अंबानी जो है वो अपनी प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर देगा बेटे को, ठीक है, बट उनका नॉलेज, उनके एक्सपीरियंसेस ट्रांसफर नहीं किए जा सकते, है ना, मतलब बताए जा सकते, वो तो सीखने खुद को ही पड़ते हैं। तो आपको वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा उन चीजों पे जो बताई जाएंगी, है ना। इस प्रिपरेशन जर्नी में प्रीलिम्स के बहुत इजी है फोमो आ जाना, है ना, अपने सोर्स पे डाउट आ जाना, कभी कभी मार्क्स नहीं आएंगे तब सेल्फ स्टीम अफेक्ट हो जाना, है ना, लॉजिक सीखने की कोशिश कर रहे हैं बट टाइम लग रहा है, तो भाई गिव अप कर देना, है ना, या ट्रिक्स का सहारा ले लेना, ये सारी इजी चीजें हैं। इजी वे आउट नहीं मिलेगा इस एग्जाम में। अभी तो प्रीलिम्स है, फिर मेंस आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, तो बहुत सारे हर्डल्स हैं यहाँ पे। इजी रास्ता ढूंढने वाला, है ना, या जल्दी गिव अप करने वाला बंदा टिकने का चांस कम है। नेचुरली सोचो आप, कंपटीशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, 1000, है ना, वैकेंसीज। तो अब जो मैंने चार चीजें बताई, टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, लॉजिक, टेम्परामेंट, है ना, या फिर अब जो मैं चीजें बताऊंगा वो बहुत सिंपल चीजें हैं, उसमें कुछ भी खास नहीं है, एग्जीक्यूशन खास होना चाहिए। चीजें बहुत सिंपल है, तो उसको मैं बोलता हूँ भाई किस प्रिंसिपल। आप मैनेजमेंट में या बिजनेसेस में, स्पोर्ट्स में, अलग अलग जगह ये प्रिंसिपल यूज होता है कि किस प्रिंसिपल। अब इसको फनी नाम दिया गया है, इसके पीछे थॉट बहुत बड़ा है, कीप इट सिंपल, डोंट कॉम्प्लिकेट। बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, सिंपल रखना है चीजों को। तो आपको दिखेगा स्ट्रैटेजी जो मैं बताऊंगा, कहीं कहीं ना कहीं सिंपल ही चीजें फॉलो करनी है, बट छोटी छोटी सिंपल अच्छी चीजें फॉलो करके बड़ा इम्पैक्ट निकल के आता है। ठीक है, तो बेसिक्स,
जो मैं बोल रहा था सिंपल, तो भाई एनसीईआरटीज बहुत टॉप प्रायोरिटी है, एनसीईआरटीज। ठीक है। तो सोर्सेस में इनको इंक्लूड करना। अब अगेन क्या हो गया है, फास्ट फॉरवर्ड वाला जमाना आ गया है, तो भाई एनसीईआरटी की समरी, है ना, या एनसीईआरटी पे दूसरा बुक, ऐसी चीजें आ गई हैं। बट जैसे मैंने कहा कि भाई चबा के, कोई चबा के मुझे खाना दे दे तो वैसे नहीं चलेगा, मुझे ही खाना है, मुझे ही चबाना है, तब जाके मुझे फायदे मिलेंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है, एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट है। जैसे आप ये पढ़ सकते हो, क्या है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some few are to be chewed and digested। मतलब एनसीईआरटी जो है वो चूड एंड डाइजेस्टेड वाली चीज है, इनको बहुत स्ट्रांग करना है। एट द सेम टाइम बीइंग केयरफुल दैट यू डोंट अलॉट डिस्प्रोपोर्शनेट टाइम, है ना। एनसीईआरटीज को आप बहुत ज्यादा भी टाइम दे रहे हो तो भी गलत है ना। आपको कितना टाइम देना है ये कैसे पता चलेगा, आपको टाइम मैनेजमेंट का हिसाब लगाना है। मैं जो जो चीजें बता रहा हूँ वो चीजें करनी है, कब करनी है, एक रोड मैप बनाना है आपको आज खुद का। ठीक है। एक रोड मैप बनाओगे, उस हिसाब से चलोगे। रोड मैप कभी 100% फॉलो नहीं होता, दैट्स ओके। बट रोड मैप ना होना मतलब वेगनेस या हैप्पैज़ार्ड हैप्पैज़ार्ड प्रिपरेशन को न्योता देने जैसा है। तो एक रोड मैप होना चाहिए एनसीईआरटीज को। मैं जो पेपर है यूपीएससी का उसमें भी दिखाऊंगा कि अभी भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कितने आते हैं, है ना। ये मैं कब से, हर साल एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, और जहां बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है प्रीलिम्स, वहां पे बेसिक्स क्वेश्चंस की वैल्यू और बढ़ते जा रही है, पहले जितनी वैल्यू थी उससे और बढ़ती जा रही है। क्योंकि मुश्किल क्वेश्चंस तो बहुत लोगों को आते नहीं है। तो कंपटीशन कहाँ होता है, पहला कंपटीशन होता है इजी क्वेश्चंस में। ठीक है। तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है एनसीईआरटी में। फिर ज्योग्राफी तो मस्ट है, ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी से बहुत ढंग से पढ़ना है, रिवाइज करना है। हिस्ट्री की जो है उसमें अब ऑप्शंस है, हिस्ट्री की कौन सी पढ़नी है, अलग अलग ओपिनियंस है। ठीक है, ये मैं बता दूंगा। फिर पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, अब ये वाली पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी, है ना। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पे क्वेश्चंस आएंगे, तो ये क्विकली पढ़ सकते हो। ठीक है। 11th स्टैंडर्ड का इकोनॉमी है। अब मैं पॉलिटी की एनसीईआरटी नहीं ले रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत सॉलिड है ना। बट अगर किसी के पास टाइम है, क्विकली गो थ्रू कर सकते हैं, तो वो भी वर्थ इट है। ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी जो है 11th स्टैंडर्ड की, वो भी क्विकली देख सकते हो। उस पे भी कंसेप्चुअल एक आध क्वेश्चन आता है जो थोड़ा, मान लो लिबर्टी क्या है, इक्वेलिटी क्या है, जस्टिस क्या है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो प्रायोरिटी में ये तीन है, मैंने जो तीन चार है जो मैंने बताई। और भी एनसीईआरटीज है, बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे उनसे भी। बस आपको टाइम अलोकेट करते टाइम केयरफुल रहना है, क्योंकि एक चीज करने से नहीं होगा कुछ भी। ये टेक्स्ट है, ये किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है टेक्स्ट की। ठीक है। तो टेक्स्ट की बात हो रही है, तो ये चीज आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चंस मैं दिखा दूंगा हर साल के। ये असाइनमेंट भी है आपको कि हर साल आप जाके देखो कि हाँ यार ये एनसीईआरटी से। जब आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे, कब कर पाओगे रिकॉग्नाइज, अगर आपको पता है ये एनसीईआरटी में दिया है। नहीं तो आपको पता ही नहीं है, अच्छा ये एनसीईआरटी से आया है ना, तभी रिकॉग्नाइज हो पाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब। ये इंटरेस्टिंग चीज देखो कि मैं जो बात करता हूँ थीम्स की भी, पीवाईक्यू एनालिसिस की किसी ने बात पूछी थी ना कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करने हैं। तो भाई आपको क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। आप रेडीमेड ट्रेंड एनालिसिस किसी का देखोगे तो भाई कम सीखोगे। सीखोगे बिल्कुल, आपको परोसा गया है, हाँ ले लो। आप समझोगे नहीं, वो समझना मतलब अंदर आना, अंदर, हमारे अंदर आना, हमारे मन में बैठना, अच्छा ये है। तो ये तब होता है जब हम खुद करते हैं। कोई और रेडीमेड करके देता है, वो करके दे भी नहीं सकता, है ना पूरा। जैसे मैंने अंबानी का एग्जांपल लिया। तो एग्जैक्टली exactly, अब ये फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स, न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड, क्रॉप्स की बात हो रही है। ये हर साल, या मतलब मैक्सिमम आप सोचो 100 ही क्वेश्चन आने हैं, उसमें अगर मुझे हिंट मिलना है ऐसे, तो भाई कितनी बड़ी बात है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया 2025 में ऐसा ही, बस थोड़ा डिफिकल्टी बढ़ते जा रही है अब। तो यू कांट रिलाय ऑन टेक्स्ट अलोन और कॉन्टेक्स्ट अलोन, लॉजिक चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि हम पढ़ने का दायरा अब कितना बढ़ाएंगे, लिमिटेड है। ऐसे नहीं होगा डिफिकल्टी बढ़ रही है तो मैं और पढ़ूंगा, और लिमिट है, पढ़ने को लिमिट है।
क्योंकि रिवाइज करना होता है। जितना ज्यादा पढ़ते जाएंगे बिना रिवाइज किए, उतना कुछ फायदा नहीं होने वाला। है ना, रिवीजन एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, लेकिन टाइम लिमिट है। हम भाई 24 घंटे नहीं पढ़ सकते। राइट। प्लस रिलेटिव एग्जाम है, बहुत वेग क्वेश्चन आया तो वो किसी को नहीं आएगा, कम लोगों को आएगा, जिससे हमारे प्रिपरेशन पे इम्पैक्ट नहीं होगा। सिंपल। ये थॉट प्रोसेस से कंटेंट को एक एक सर्कल तक रखना है सीमित। उसको बढ़ाते जाएंगे, बाकी चीजों को नहीं बढ़ाएंगे, चलेगा नहीं। तो ये चीजें देख लो। कल्याण मंडप आया, एनसीईआरटी में दिया है। अब यहाँ जो चार नाम देख लो, ऑप्शन में जो नाम दिए हैं, चालुक्य, चंडेला, राष्ट्रकूटा, विजयनगरा, इन पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं। है ना, विजयनगरा एक थीम है भाई। ये कैसे पता चलेगा? पीवाई क्यू एनालिसिस से। मैंने नहीं बोला कि ये थीम है, मैंने नहीं डिसाइड किया। है ना, ये डिसाइड किया है यूपीएससी ने ही। ठीक है। अब चंडेला इस साल मेंस में पूछा था। ठीक है। तो ऐसे ही रिलेटेड चीजें घुमाते जा रहे हैं, है ना, एग्जामिनर्स। अब ये जो है अशोका के एडिक्ट्स, या अशोका एक बहुत बड़ी थीम है। इतनी बड़ी थीम है, इस साल भी आया था कि अशोकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके राजू का, या जो अलग अलग प्रादेशिका, राजू का, युक्ताज, ये ऑफिसर्स किस लेवल के हैं। तो भाई अशोका एक बड़ी थीम है, आप देख सकते हो। बार 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 अशोका के क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई यहाँ डेप्थ में जाने में क्या हर्ज है? थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। है ना। तो ये चीजें, ये सारी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है। जो मैं दिखा रहा हूँ एनसीईआरटी के रिवर्स। अब रिवर्स एक बहुत बड़ा थीम है। मैपिंग में रिवर्स बहुत बार पूछा गया है ना, ऑलमोस्ट हर बार एक एक क्वेश्चन रहता है उस पे। तो अजंता एलोरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, बहुत बड़ा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, ये दो चीजें हैं, बहुत बड़ी थीम है। आप देखो, घुमा फिरा के आपको जो क्वेश्चंस आएंगे उसी पे आएंगे वो। ये हर बार, चलो 24 24 में दो क्वेश्चंस आ गए कि इनमें से कौन सी यूनिट को यूनेस्को के साइट्स या कल्चरल हेरिटेज में ऐड किया है। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑब्वियस क्वेश्चन हो गया। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उन साइट्स पे पूछे जाएंगे। हर साल क्वेश्चन रहता है किसी ना किसी साइट पे, हर साल। ठीक है। तो भाई ये इतना बड़ा थीम है, क्यों ना ढंग से किया जाए। है ना। तो सेंट फ्रांसिस जेवियर का भी पूछा था, तो चर्चेस ऑफ गोवा जो है वो भी यूनेस्को साइट है ना। तब मतलब समझो बात को कि हाँ क्या चीजें पूछी जा रही है, समझना। उसके लिए आप हेल्प जरूर ले सकते हो हमारी, बट आपको काम करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं हो सकता कि भाई तभी जाके नैक बनती है। क्यों? हमने इतने प्रीलिम्स क्लियर कर लिए। है ना। बताना आसान है, बताना बताना क्या है, मार्केट में सब लोग ही बता रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वही चीज है, बताने में नया नहीं मिलेगा कुछ। एग्जीक्यूशन कैसे करना है वो एक बताएंगे हम, लॉजिक का। लेकिन वो करने से नया मिलेगा, बताने से सुनने से कुछ नया नहीं मिलने वाला कभी भी। मैं हूं या कोई और आ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जीक्यूट करोगे जो बताया है ना, उससे नया मिलते जाएगा, तुम एम्पावर होते जाओगे। सिंपल। ठीक है। ये और चीजें हैं, पुरानी फेमस प्लेसेस। अब देखो कि भाई पुराने टाइम की फेमस प्लेसेस हैं और वो कौन से रिवर पे है, ये क्वेश्चन है। इस साल पूछा था महाजनपताज जो है, अलग अलग महाजनपताज कौन सी रिवर जाती है वहां से। तो या अब ये पिछला जो क्वेश्चन हमने देखा था, ये जीन बैप्टिस्ट ट्रेवरियर, वैसा ही क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ कहाँ है, ये डायमंड वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है। तो क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से रिपीट होते रहेंगे। ये एनसीईआरटीज के क्वेश्चन है जो मैं सारे दिखा रहा हूँ, और ये पुराने क्वेश्चंस हैं, नए हर साल क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये आई होप, मैं क्यों इतना टाइम ले रहा हूँ इस पे, क्योंकि एनसीईआरटीज कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ आए, ये जरूरी है। हम इतना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस हम स्पेंड कर रहे हैं इस चीज पे, और बेसिक क्वेश्चन आ जाता है एनसीईआरटी से और हम गलत कर देते हैं। ठीक है। तो भाई सिंपल है, वो तो अलाउड नहीं है इतने हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब डिफिकल्टी बढ़ते जा रही है, इजी क्वेश्चंस गलत करना मतलब फैटल मिस्टेक है। ठीक है। तो बाद में रिग्रेट मत करना। अब जैसे मैंने कुछ चीजें तो पहले ही बता दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, कि भाई मतलब हर साल पीवाईक्यू की थीम्स या लिटरली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बहुत बार। है ना। तो भाई जब इतना बड़ा, मतलब इट्स लाइक हम बोलते हैं ना, यूपीएससी इज एवरीथिंग अंडर द सी।
वगैरह बहुत बड़ा है, तो वो बड़ा है उसको कंट्रोल में लाने का बेस्ट तरीका है पीवाईक्यू पे कंट्रोल लाना। पीवाईक्यू पे जिसका जितना ज्यादा कंट्रोल है ना, ऑब्वियसली बस पीवाईक्यू एनालिसिस करके टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट बाकी चीजों पे काम नहीं किया नहीं चलेगा, बट इन चीजों पे काम करने में सबसे बड़ा हेल्प करेगा हमें पीवाईक्यू। एग्जाम में टेम्परामेंट रखने, इवन प्रेजेंस ऑफ माइंड में भी पीवाईक्यू हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है यूपीएससी क्या चाहती है। हमें वो चीजें मिलती हैं, हेल्प मिलती है कि हाँ यूपीएससी क्या चाहती है। ठीक है, तो ये चीज है कि पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू करने हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो क्या दिया, क्रिस्पर कैस9 उसी पे क्वेश्चन है ना, कैस9 प्रोटीन पे क्वेश्चन आ गया। ऐसे रिपीटिशन कितनी बार है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपीटिशन, आप देखते रह जाओगे, इतना रिपीटिशन है ना। हाँ, करना कैसे हर सब्जेक्ट का वो अलग टॉपिक है, उस पे कुछ डाउट्स रहेंगे, हम लेंगे इस सेशन के एंड में। फिर क्या ये, ऑब्वियसली ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट्स जो है, बहुत बड़ी थीम है। तो भाई उनके रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो पीवाई क्योंकि ये मैं रिपीटिशंस दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक तो भाई एनसीईआरटी है बेस्ट सोर्स, एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, दूसरा पीवाईक्यूज हो गए, है ना। अब तीसरा पॉइंट है कि भाई स्टैटिक बुक्स जो है उन उनको पढ़ लिया, करंट अफेयर्स पढ़ लिया, टेस्ट सीरीज दे दी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे दिए, इन चारों चीजों को रिवाइज करना पड़ता है। बिना रिवीजन के ये एग्जाम ऐसी है कि यहाँ कंटेंट इतना वास्ट है कि कोई बंदा याद नहीं रख सकता चीजें, कितना भी मेमोरी शार्प क्यों ना हो। तो उसके लिए रिवीजन ही एक तरीका है। हम कवरेज पे ध्यान देते हैं, और रिवीजन में क्या, अब हम क्या करते हैं गलती की भाई, सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तब हम सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको रिवीजन के स्मार्ट तरीके, अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि भाई जो थीम्स हैं, इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, उन थीम्स को ज्यादा रिवाइज कर लो, है ना। सारे सब्जेक्ट्स नहीं भी हुए हैं पढ़ के, उसके पहले ही चालू कर दो रिवीजन करना। टेस्ट जो दिए हैं उनको रिवाइज करो, हम टेस्ट को फिर से देखते ही नहीं है बहुत लोग। ये टेस्ट दे दिया, थोड़ा एनालाइज कर लिया या नहीं किया, छोड़ दिया, तो नहीं चलेगा। रिवीजन क्यों चाहिए, क्योंकि टेम्परामेंट अगर अच्छा करना है तो रिवीजन बहुत हेल्प करती है। कैसे, सिंपल है, रिवीजन आपके कन्विक्शन को बढ़ाती है कि हाँ भाई इसका आंसर सी ही है, मुझे याद है। क्यों याद है, क्यों इतना कॉन्फिडेंस है, क्यों कन्विक्शन है, क्योंकि मैंने 3 बार रिवाइज कर लिया यार। एक बार कर लूंगा कंफ्यूजन होगा यार, ये है या ये है, और कंफ्यूजन किल्स। इस एग्जाम में क्लैरिटी और कन्विक्शन का होना, मैं 2 घंटों की बात कर रहा हूँ, जब प्रीलिम्स के 2 घंटों में कंफ्यूजन होना ही है, कंफ्यूजन तो होगा, बट जितना ज्यादा होते जाएगा उतना कंफ्यूजन किल्स। सिंपल, कंफ्यूजन के वजह से फेल होंगे हम, है ना। घर आके हम बोलेंगे कि यार सिली मिस्टेक क्यों हुआ, है ना, ये सिली मिस्टेक हो गया, ये नहीं होता, बस ये 2 क्वेश्चन नहीं होते यार, कितना इजी था, ये कैसे गलत कर सकता हूँ। इसलिए गलत करते हैं भाई क्योंकि कंफ्यूज हो गया तू। ठीक है, और तू कंफ्यूज हो गया क्यों, क्योंकि रिवीजन नहीं है। और भी रीजंस हो सकते हैं, बट रिवीजन इज मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन कि कंफ्यूजन में क्यों जाते हैं हम, बेसिक से बेसिक सवाल पे। हम यहाँ पीएचडी करने तो आए नहीं है, सारे सब्जेक्ट में हम कुछ है ना, मतलब क्या, एकेडमिशियंस तो बनने आए नहीं है, एक्सपर्ट्स तो बनने आए नहीं है हम। एक्सपर्ट्स जनरली देखो एक सब्जेक्ट का होता है, साला हमें तो हर सब्जेक्ट पढ़ना है। हम यहाँ एक्सपर्ट बनने नहीं आए हैं, तो वी कांट बी टू गुड। जितना मतलब मान लो कि अरे क्या ही समझ आया हमें, हर चीज अंडरस्टैंडिंग चाहिए, बट उसका एक लिमिट है। यूपीएससी को जनरलिस्ट चाहिए, स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए। तो जनरलिस्ट की जितनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक हद तक, उतनी ही हमें आ पाएगी या लानी है। नहीं तो मैं एक ही सब्जेक्ट 6 महीने पढ़ लेता हूँ, पॉलिटी। इसीलिए रिवीजन की जरूरत है, ताकि कंफ्यूजन कम हो, ताकि अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग रिफाइन हो, मेमोरी बेटर हो, कन्विक्शन बढ़े। रिवीजन के अनलिमिटेड फायदे हैं, हम सोच ही नहीं सकते उतने फायदे, है ना। रिवीजन कैसे करनी है, तो भाई एक तरीका है, लोग क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स होने के बाद फिर सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन चालू करते हैं। मेरे ओपिनियन में ये गलत तरीका है। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, टाइम कहाँ होता है, मुझे सब्जेक्ट खत्म करना है दूसरा। तो भाई
एंड टू एंड सब्जेक्ट रिवाइज करना है, ऐसा किसने बोला है? एक ही तरीका थोड़ी होता है। थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजीज निकालो, ढूंढ लाओ स्मार्ट स्ट्रेटेजीज। जैसे जो टेस्ट दिया है, मान लो पॉलिटी पढ़ लिया, टेस्ट दे दिया, है ना, इकोनॉमी चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है, सडनली एक पॉलिटी का टेस्ट दे दो बिना पढ़े, क्या दिक्कत है ना? ये टेस्ट में जाएंगे 2 घंटे, एनालिसिस में 1 1.5 घंटा दो। ये जो सडन टेस्ट है रैंडम वाला, उसके एनालिसिस में बहुत ज्यादा भी टाइम मत दो। लेकिन आपको पता तो चलेगा कि यार जो पढ़ा है 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, उसमें क्या क्या कंफ्यूजन है और क्या क्या क्लैरिटी है। ठीक है, तो टेस्ट दे के रिवाइज कर सकते हैं। पुराना टेस्ट रिवाइज करके जो दे चुके हैं वो टेस्ट क्विकली, आधे घंटे में, 40 मिनट में हर क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, बट वो रिवाइज करके रिवीजन हो सकता है। बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ के रिवीजन हो सकता है। तो ऐसे करके जैसे तैसे आपको, है ना, हर सब्जेक्ट एक बीवी की तरह है ना? आपकी 7 8 बीवियां हैं। आप किसी भी बीवी को, या मतलब समझो, बात को समझो, स्पिरिट को समझो कि, है ना, आपके साथ दोस्त हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आप 2 महीने मिले ही नहीं उनसे, 3 महीने मिले ही नहीं, तो भाई दोस्ती अच्छी नहीं रहेगी। सिंपल। तो दोस्ती अगर हर सब्जेक्ट से अच्छे रखनी है तो आपको कैसे ना कैसे टच रखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो मैं कैसे बोलूं ज्योग्राफी भी पूरा पढ़ लो उसी दिन, पॉलिटिक नहीं, बट टच में रहो। टच में रहने से बहुत कुछ बदलता नहीं है और बहुत कुछ बदल जाता है। कंटेंट वही है बट कन्विक्शन बहुत बदल जाता है, कंफ्यूजन नहीं आएगा। टेम्परामेंट का सबसे बड़ा दुश्मन है फियर और कंफ्यूजन। ये दो दुश्मन है टेम्परामेंट के सबसे बड़े। आपको फियर है तो भाई टेम्परामेंट अच्छा नहीं हो सकता, प्रेशर हैंडलिंग अच्छा नहीं हो सकता। और आपको कंफ्यूजन है अगर, क्योंकि एग्जीक्यूट करना है कुछ चीज और कंफ्यूजन है, तो भाई उस उससे भी टेम्परामेंट हिलेगा। ठीक है। अब स्ट्रेटेजी में और भी एलिमेंट्स हैं जो इसके पहले बताने चाहिए, वो मैं अलग से बताता हूँ। और एक इम्पॉर्टेंट मेरा ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे मैंने अभी कहा कि भाई मेमोरी का एक लिमिटेशन है। ठीक है। और इतना वास्ट सिलेबस है, अब तो डेप्थ बढ़ रही है ना? डेप्थ बढ़ रही है इन द सेंस, डेप्थ शायद नहीं बढ़ रही है बट एक्सपेक्टेशंस बढ़ रहे हैं यूपीएससी के, कैसे वो हम देखेंगे कि क्या चेंज हो रहा है पैटर्न में, है ना? तो अब डेप्थ बढ़ रही है उस सेंस में कि एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है ना? ओनली वन ओनली टू ऑप्शंस है, क्या है इसका मतलब? कि ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। अब आपको पता होना चाहिए, है ना? 3 पता है, वो पहले इनफ था कहीं ना कहीं। अब क्या है, चलो आपको थोड़ा मेमोरी वाइज भी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओनली वन ओनली टू में एक जगह भी फंस गए तो भाई गलत हो सकता है। तो गलती का चांस बढ़ा दिया यूपीएससी ने, है ना? इसीलिए बहुत जरूरी है कि आपका मेमोरी शार्प हो। अब वो तब होगा अगर लास्ट के 7 से 15 दिन में हम मेमोरी बेस्ड रिवीजन ज्यादा करें हर सब्जेक्ट का। तो जैसे मान लो हिस्ट्री है ना, ये मेमोरी बेस्ड कंपोनेंट है, इसमें बहुत ज्यादा पॉलिटी है ना, हर सब्जेक्ट में, इवन इकोनॉमी है, हर सब्जेक्ट में मेमोरी बेस्ड कंपोनेंट है। और ये कंपोनेंट कैसे है, बेसिक से बेसिक सवाल गलत कर सकता है, ये आप पीवाईक्यू देख के समझ आएगा आपको। कुछ क्वेश्चंस मैं दिखाऊंगा 2025 के, उसमें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, तो इसके लिए जरूरी है प्लानिंग कि भाई मेरा नॉन मेमोरी कंसेप्चुअल कंपोनेंट। अब अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो टेक्स्ट में दो कंपोनेंट्स आते हैं। एक है कि भाई कंसेप्ट, है ना, और दूसरा है मेमोरी। दो टाइप का टेक्स्ट होता है। या तो आप समझ जाओ ऐसा टेक्स्ट है कंसेप्ट वाला, कंसेप्चुअल, जहां फिर याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा है मेमोरी वाला। ठीक है। तो भाई जो लोग बोलेंगे ना, यार मैं तो याद रखने वाला बंदा ही नहीं हूं, है ना, मुझे याद ही नहीं रहता, भाई याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये दोनों चीजें टेक्स्ट को अगर स्ट्रांग करना है, कंसेप्ट और मेमोरी, ये दोनों चीजें स्ट्रांग करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि आपका टेक्स्ट स्ट्रांग है बस कंसेप्ट के बेसिस पे, या बस रटने वाला बंदा है कोई, तो भी नहीं चलेगा। क्योंकि फिर उसको कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं समझ आने वाला रटने वाले। कंसेप्चुअल वाले को कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट पता होगा, समझ आएगा, है ना, क्योंकि उसने पढ़ा अंडरस्टैंडिंग से। ठीक है, तो इसीलिए जो कंसेप्ट वाला एलिमेंट है उसको पहले ही कवर कर लो रिवीजन में, ताकि लास्ट 7 to 15 डेज में आप मेमोरी बेस्ड रिवीजन को प्रायोरिटाइज करो। इंपॉर्टेंट है ये चीज।
हर साल के पेपर से दिखेगा, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस आएंगे मेमोरी वाले। ठीक है, लेकिन वो गलत हो सकते हैं अगर लास्ट मोमेंट रिवीजन ना हो। है ना, लास्ट मोमेंट रिवीजन है तो इजीली क्लिक हो जाता है। अब पीवाई क्यू एनालिसिस का एक पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है कि भाई थीम्स को आइडेंटिफाई करना। अब थीम्स रेडीमेड बहुत सारी थीम्स मैं बता सकता हूँ, है ना, बट बेस्ट ये है कि खुद आइडेंटिफाई करो, लिस्ट करो। ठीक है, तब जाके आपको पता होगा क्या आने वाला है, क्या आ सकता है ना। मैं दिखाऊंगा 2025 के पेपर में कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, लास्ट ईयर भी। अब मान लो वुमेन रिजर्वेशन बिल हो गया इतना बड़ा, तो भाई उस पे क्वेश्चन आएगा, इतनी क्या बड़ी बात हो गई, आएगा क्वेश्चन उस पे। ये आ सकता है, समझ रहे हो, आना ही चाहिए ऐसा नहीं, बट आने का बहुत अच्छा चांस है। क्योंकि यूपीएससी को 100 ही क्वेश्चन बनाने हैं, आप जो सोचोगे वो हर क्वेश्चन आएगा ऐसा नहीं होता। बट उनमें से क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं, ये मेंस में भी होता है, ये प्रीलिम्स में भी होता है, ये होते रहेगा, ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि यूपीएससी अदर वर्ल्डली एग्जाम नहीं है, इसी दुनिया की, इसी भारत की एग्जाम है। जहां हम रह रहे, जो हम पढ़ रहे हैं, वही चीजों पे पूछना पड़ेगा उनको। हाँ, वो पैटर्न अलग अलग ढूंढ के लाएंगे, डिफिकल्टी बढ़ाएंगे, है ना, डेप्थ बढ़ाएंगे, थोड़े बहुत रैंडम क्वेश्चंस देंगे, लेकिन मैक्सिमम तो उनको उसी थीम से देने पड़ेंगे जो थीम्स उन्होंने शुरू की है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट थीम्स है। जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम पीवाई क्यू ऐसा नहीं है, पीवाई क्यू से है इसीलिए पूछ रहे हैं ऐसा नहीं है। वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, भारत के लिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले बंदे के लिए, इसलिए पूछ रहे हैं वो। कहीं ना कहीं कुछ चीजें, हर चीज, कुछ चीजें होंगी फैक्चुअल और स्टूपिड, बट मैक्सिमम 90 क्वेश्चंस थीम्स पे चल रहे हैं, 80 क्वेश्चन थीम्स पे चल रहे हैं। है ना, कौन सी थीम्स पूछेंगे, कितनी पूछेंगे, ये थोड़ा हम नहीं बता पाएंगे, बट इससे हेल्प होगी। जैसे रिपोर्ट्स की थीम थी पहले, ठीक है, मैं थीम्स तुम्हें पीवाई ये पेपर दिखाते टाइम भी बताऊंगा। ठीक है, तो पेपर ढंग से देखेंगे 25 का हम थोड़ा, कुछ कुछ चीजें उस पे, ये जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ वहां मैं दिखाऊंगा, ये देखो, ये वाला एलिमेंट आ गया, राइट। एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड रूल्स बहुत बड़ा थीम है। ठीक है, सिंपल बात है कि ये फॉरेस्ट सर्विसेज का भी प्रीलिम्स है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड रूल्स, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, इंपॉर्टेंट है उनके लिए, है ना। दूसरा क्या है कि भाई प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, वेटलैंड मैनेजमेंट रूल्स, है ना, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, ये सारे बहुत सारे एक्ट्स हैं, आप ये देखते जाओगे मिलते जाएंगे आपको। तो ये इनमें डेप्थ में जाने में क्या हर्ज है, स्पेशली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितनी बार, कम से कम 5-6 क्वेश्चंस आ गए, तो भाई 10 सालों में अगर 6 क्वेश्चंस है तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑब्वियसली ये देखो, ये भी एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड रूल्स के ही क्वेश्चंस हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। तो भाई बहुत सवाल इस पे पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। ठीक है, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट, इन चीजों पे क्वेश्चंस आते रहेंगे। सीपीसीबी जो बना है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उस पे क्वेश्चन है। तो ये जो कोई भी सोर्स हमारा एनवायरमेंट का हो उसमें दिए हुए रहते हैं, इसी पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। स्पेसीज है, स्पेसीज एक थीम है। अब क्या है कि कॉस्ट बेनिफिट असेस करके हमें कितने डेप्थ जाना है, स्पेसीज थीम है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अब 300 स्पेसीज का एक डॉक्यूमेंट चाटते रहे। है ना, हमें थोड़ा कॉन्टेक्स्ट, तब कॉन्टेक्स्ट हेल्प करेगा, कौन सी स्पेसीज न्यूज में है। और मैं नहीं ढूंढने जाऊंगा अलग से स्पेसीज इन न्यूज, मैं पढ़ते जाऊंगा ढंग से, उसमें अपने आप आएगा, मैं टेस्ट दूंगा उसमें अपने आप आएगा, तब मैं अलर्ट रहूंगा। मैं फोमो क्रिएट करके प्लेसेस इन न्यूज, स्पेसीज इन न्यूज, ये इन न्यूज, वो इन न्यूज के अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अगर देखते जाऊंगा, है ना, डॉक्यूमेंट्स निकालेंगे लोग, क्योंकि यस दे आर हेल्पफुल, बट एम आई फेयरफुल, है ना, मैं फोमो में आके देख रहा हूं या नहीं, इस पे फर्क पड़ेगा सारा। डॉक्यूमेंट्स निकाले जाएंगे, अच्छे भी होंगे, लेकिन भाई मुझे क्या जरूरत है, मैं किस स्टेट ऑफ प्रिपरेशन पे हूँ, है ना, मैं डर डर के मारे तो नहीं डॉक्यूमेंट के पीछे भाग रहा हूँ। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ डर का कोई जगह नहीं है इस एग्जाम में। मतलब डर रहेगा, बट डर को डील करना जरूरी है। डर को डील नहीं कर रहे, डर तो सब 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 लोग डरते हैं, डील करते आना चाहिए, बहुत सिंपल, उसी को टेम्परामेंट कहते हैं, उसी को माइंडसेट कहते हैं। ठीक है, ये डब्ल्यूटीओ के रिलेटेड थीम्स है, कुछ थीम्स पुरानी है वो रिपीट आती है, जैसे स्पेसीज, स्पेसीज के क्वेश्चंस कुछ साल पूछे नहीं थे, लास्ट 1-2 साल फिर से पूछ लिए।
तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत बड़ी थीम है। ठीक है, एग्रीकल्चर कुछ भी पूछ सकते हैं इस पे, तो इस पे जो करंट अफेयर्स में आ रहा है वो ढंग से करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन इसमें भी थीम्स हैं, जैसे एमएसपी है ना, बार बार पूछा है, क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स हैं, बार बार पूछे हैं। लेकिन मेरे ओपिनियन में भाई बहुत बड़ी थीम है। अब जो तुम देखो थीम्स जो है वो कैसे बनती है, देश के लिए जो चीज जरूरी है वो थीम बन जाती है। जो चीज अब एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज है, बहुत बड़ी चीजें बन गई है, तो उस रिलेटेड अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आएंगे। सीओपी होता है एनवायरमेंट के लिए, उस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं बार बार अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर का हो गया, इसमें क्रॉप्स, एमएसपी, माइक्रो थीम्स होंगी। एग्री स्कीम्स, स्कीम्स होती हैं, जैसे ई नाम पे क्वेश्चन आ गया है ना। अब लाइव स्टॉक, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये क्या है, ये एग्रीकल्चर का ही क्वेश्चन है, लाइव स्टॉक के रिलेटेड पूछ लिया। तो एग्रीकल्चर में पूछ सकते हैं चीजें बहुत सारी, तो ये ढंग से करना जरूरी है। कहाँ से करेंगे, कोई अलग बुक ढूंढते नहीं बैठना है। ठीक है, जो हमारा कंटेंट है, एक चीज समझो, जो भी मैं बता रहा हूँ उसको आउट ऑफ द वे जाके टेक्स्ट, टेक्स्ट ढूंढना नहीं है आउट ऑफ द वे जाके। मेरे सोर्सेस सिंपल है, मेरे सोर्सेस जो भी स्टैटिक बुक्स के मेरे सोर्सेस फाइनल होंगे वो है। दूसरा, मेरे करंट अफेयर्स का जो भी सोर्स रहेगा, एक सोर्स, ट्रस्ट द सोर्स, एक सोर्स रहेगा। और मेरी टेस्ट सीरीज, जो भी मैं टेस्ट दूंगा उसके सॉल्यूशंस, ये चीजें, यहाँ के बियॉन्ड मैं बहुत कंटेंट के पीछे नहीं जाऊंगा। है ना, शॉर्टकट्स पे रिलाय करोगे, एक आध जगह करना पड़े वहां कर लेंगे, ठीक है भाई, एक आध जगह मैंने कोई डॉक्यूमेंट देख लिया, बट हर जगह मैं डॉक्यूमेंट के सहारे नहीं कर सकता। है ना, ये इजीएस्ट तरीका है कॉन्टेक्स्ट नहीं सीखने का। है ना, रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना, उसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, उसमें बस होता है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट एक के बाद एक टेक्स्ट दिया जाएगा, है ना, जैसे हम भी देंगे, सब लोग देंगे भाई। समझो बात को कि वो हेल्पफुल होता है, ऐसा नहीं कि हेल्पफुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लासेस तुम्हें हैरेस कर रहे हैं, बट तुम फोमो में जा रहे हो। है ना, ये तुम्हें समझना जरूरी है कि कितना मैं कितना डर रहा हूँ। है ना, क्लास ने कोई चीज दी, कोई भी क्लास हो, तो जो हमने बेसिक्स बोले हैं ये सब, इस प्रिंसिपल, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल वाली चीजें प्रायोरिटी वाली है। वो चीजें मेरी हो गई, फिर मैं इधर उधर भटकूंगा, फिर मैं फोमो आ गया, चलो कोई नहीं। लेकिन मेरा भाई बेसिक कवरेज बचा है, रिवीजन बचा है, टेस्ट का एनालिसिस बचा है, और मैं डॉक्यूमेंट्स के पीछे भाग रहा हूँ, ट्रिक्स के पीछे भाग रहा हूँ। ऐसे लोगों का प्रीलिम्स नहीं होता वो लोग। और मजे की बात यह है, वो लोग और ढूंढते रहते हैं अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स पे कि कैसे होगा प्रीलिम्स, तो और वो मिसगाइडेड या अंडर गाइडेड, है ना, ये हो जाता है। तो इसीलिए जो किस प्रिंसिपल है कि भाई बेसिक्स, सब लोग जो फोड़ते हैं ना प्रीलिम्स बार बार, वो इसी पे फोकस कराएंगे आपका। ठीक है, और भी है जो मैं दिखा रहा हूँ कि भाई ये एग्रीकल्चर पे इतने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप काउंट करोगे हर साल। बस क्या है इंटरेस्टिंग चीज, कोई अलग से एग्रीकल्चर को सब्जेक्ट नहीं मानता। ठीक है, लेकिन वो सब्जेक्ट मानने जैसा है। हाँ, उसका कोई ऐसा लक्ष्मीकांत जैसा क्लियर सोर्स नहीं मिलेगा, बट एग्रीकल्चर की चीजें हमें मिलेगी पढ़ने, ज्योग्राफी में मिलेगी, एनवायरमेंट में मिलेगी, करंट अफेयर्स में, इकोनॉमी में मिलेगी। जैसे क्या है, एक्सपोर्ट किस क्रॉप का हो रहा है, टर्मरिक का क्वेश्चन था। तो चीजें अलग अलग सब्जेक्ट्स में बिखरी हुई हैं एग्रीकल्चर की। ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, बिल्कुल, मतलब पूछा, कंपलसरी, ऑप्शन ही नहीं है यूपीएससी के पास, पूछेंगे ही पूछेंगे। है ना, उसमें बेसिक, बिल्कुल बेसिक मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेस से लेके एडवांस लेवल तक, मतलब एडवांस मतलब कन्वेंशनल से हटके, ग्रीन हाइड्रोजन, है ना, या HCNG, है ना, ऐसी चीजें पूछेंगे, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के रिलेटेड है, तो ये नए नए एनर्जी रिसोर्सेस ये पूछे जाएंगे। है ना, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जैसे सोलार, सोलार बहुत बड़ा थीम है। लास्ट ईयर पीएम सूर्य हर घर बिजली योजना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ये आएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हम अकेले एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत जगह पूछा गया। टेस्ट सीरीज बहुत सारी अच्छी अच्छी हैं। हमारे टेस्ट सीरीज का कंसेप्ट ही सिंपल है, क्या कंसेप्ट है कि हर अलग अलग टेस्ट सीरीज के बेस्ट क्वेश्चन उठा के टेस्ट सीरीज बनाओ। अब बेस्ट कौन डिसाइड कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं, कैसे, ये थीम है क्या, ये यूपीएससी पैटर्न है क्या।
ऐसा ट्रेंड है क्या, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्या, है ना, इस पे पूछा गया है क्या कभी ऐसे, तो उससे हम बना रहे हैं भाई, सिंपल। है ना, ऐसा कोई कोई भी टेस्ट सीरीज परफेक्ट या इम्परफेक्ट नहीं है, बट आपको एक बार नैक आ गई यूपीएससी क्या चाहता है तो आप बना लोगे। वही नैक आपको बिल्ड करना है ना, वो नैक बिल्ड करोगे तो फिर इजी हो जाएगा प्रीलिम्स। इजी मतलब देखो, स्मूथ नहीं बट इजी डुएबल, राइट। तो मिनरल एनर्जी रिसोर्सेस, देखो और क्वेश्चंस क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। आपके आपको असाइनमेंट है दो चीजों का, जो थीम्स मैंने दिए हैं, है ना, उन पे जाके और क्वेश्चंस ढूंढना, दूसरा नए थीम्स ढूंढना। बहुत थीम्स हैं, मैं सारे थीम्स नहीं दे रहा हूँ, ये तुम्हें ढूंढने हैं। ठीक है, कुछ नए थीम्स मैं बताऊंगा जब क्वेश्चंस आएंगे, हम पेपर जब देखेंगे कुछ नए थीम्स आ रहे हैं, है ना, उसके पीछे भी लॉजिक है क्यों आ रहे होंगे। ठीक है, बैंकिंग एनपीए का ये इशू चल रहा था तब ये थीम था, एनपीए थीम नहीं है लेकिन बैंकिंग अभी भी थीम है। ठीक है, तो आरबीआई और बैंकिंग उसके रिलेटेड बिल्कुल थीम है। डिजिटल इंडिया, डिजिटल पेमेंट्स बहुत बड़ा थीम है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव, अब ये थीम्स की तो बात हो गई। ठीक है, थीम्स की बात हो गई। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए अब एक चीज समझ लो कि भाई पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इतने चार, या हिस्ट्री, चार पांच सब्जेक्ट्स नहीं है बस, है ना। मैंने एग्रीकल्चर की बात की, है ना, मैपिंग है, आईआर है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, तो इन चीजों, साइंस एंड टेक, इन चीजों को, कोई भी सब्जेक्ट को वीक रखोगे टेक्स्ट में, इग्नोर करोगे, तो भाई वो तुम्हें डेफिनेटली, है ना, दिक्कत देगा। हिस्ट्री, इतने बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे लास्ट ईयर, है ना, लेकिन हिस्ट्री को ध्यान नहीं देते, बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, डर जाते हैं। तो भाई सिंपल है, डरना नहीं है, प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। बस क्या होगा, तुम्हें 10 में से 5 आ रहे हैं ना, मुश्किल पेपर है तो भाई जनता को 10 में से 10 थोड़ी आने वाले हैं। सब लोग तुम्हारे जैसे ही हैं, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, बट, है ना, टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, टेम्परामेंट, लॉजिक, इन चार चीजों पे कितना काम कौन करता है हर सब्जेक्ट में, उस पे डिपेंड करेगा। सिंपल सी बात है, आप इग्नोर ही कर दोगे सब्जेक्ट नहीं चलेगा। मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ऑब्वियसली प्रायोरिटी इंडिया के मैप को होगी, है ना, वर्ल्ड मैप को है, बट इसमें अगेन भाई एक बक्सा बनाना पड़ेगा हमें, हम बहुत है ना, मतलब मैपिंग का एक कोर्स इतना बड़ा जो हमें हैरेस करे, हम वो कर रहे हैं अगर, या बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, तो मेरे ओपिनियन में सही नहीं है। इसमें ऑब्वियसली भाई कंटेंट तो है, दुनिया भर का मैपिंग सिखा सकते हैं, सिखाने में क्या है, बट उसमें से देखो, सिखाने वाला हमेशा दो चीजें ज्यादा सिखाता है, हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना है, हमें डिसाइड करना है। ठीक है, अब ये अगेन मैपिंग के ही क्वेश्चंस हैं। मैपिंग मेरे लिए पर्सनली बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है हमेशा, है ना, और मैंने फर्स्ट ईयर ही बहुत अच्छे से मैपिंग किया था, कैसे किया था वो कभी और बताऊंगा। तो मुझे 6 के 6 प्रीलिम्स में बहुत फायदा हुआ, हमेशा मेरा लीड 20 मार्क्स से ज्यादा रहा है। क्यों रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने हर जगह से जहां से मार्क्स ला सकते हैं वो लाए हैं, तब जाके फिर क्लियर किया है। सिली मिस्टेक्स मैंने भी किए हैं, हर साल किए हैं, सिली मिस्टेक्स होते ही हैं, कम करने और डिफिकल्ट क्वेश्चन लाने हैं, या ऐसे क्वेश्चंस जो लोगों को नहीं आते वो हमें आने चाहिए, वो तब होंगे जब हम मैपिंग, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए एनसीईआरटी इनफ है जो मैंने बताई, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, है ना, उसका हाईलाइटेड, मैंने हाईलाइट किया हुआ भी है मेरे पास, वो पढ़ लो, इनफ है। बहुत उसके लिए करने की जरूरत नहीं है, बट उतना चाहिए। ठीक है, नहीं तो वो वाला टेक्स्ट हम कहीं पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन क्वेश्चंस आएंगे। फिर है इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, मेरे ओपिनियन में इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशो बहुत अच्छा है, बट बहुत लोग पढ़ते ही नहीं है या उनकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, है ना। तो अब लास्ट ईयर ब्रिक्स का क्वेश्चन आया था, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो भी अगेन एग्रीकल्चर जैसे मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ अलाइन करता है। जैसे इकोनॉमी में भी वर्ल्ड बैंक हम पढ़ते हैं, और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है।
है ना। मैपिंग है वो ज्योग्राफी में भी आएगा, या अलग सब्जेक्ट भी बोल लो, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आता है। तो ऐसे इंटरनेशनल रिलेशंस भी मल्टीपल सब्जेक्ट्स में जाता है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट की जब हम बात कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, यूक्रेन का क्वेश्चन पकड़ लेते हैं, मैपिंग का क्वेश्चन, है ना, या नेटो के बॉर्डर कंट्रीज पूछे हम, कंसिडर कर लेते हैं, वो मैपिंग का क्वेश्चन है। लेकिन वो इंटरनेशनल रिलेशंस का क्वेश्चन है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा है, क्यों पूछा है यूक्रेन का क्वेश्चन? रैंडमली तो नहीं पूछा है। रैंडमली नहीं गए हैं वो, भाई पैराग्वे के बॉर्डर कंट्रीज बताओ, अफगानिस्तान के बॉर्डर कंट्रीज, नेटो के बॉर्डर कंट्रीज, इसलिए पूछे हैं कि उसके पीछे कॉन्टेक्स्ट, करंट अफेयर्स में वो चीज चल रही है, उस मतलब यही होता है कॉन्टेक्स्ट। समझ रहे हो? टेक्स्ट होता है कि पैराग्वे की बॉर्डर कंट्रीज कौन सी हैं, यूक्रेन की कौन सी है, इंडिया की कौन सी है, किसी की भी बॉर्डर कंट्रीज देखने जाएंगे, वो हो गया टेक्स्ट, है ना। ऐसे कंटेंट बढ़ाते नहीं जाना है, हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है। जैसे यूक्रेन और अफगानिस्तान का एंटिसिपेटेड था क्वेश्चन, है ना। नेटो का मैंने नहीं किया था एंटिसिपेट इस साल के लिए, पहले ही न्यूज में चल रहा है ये नेटो यूक्रेन, सेम ही चीज में, कॉन्टेक्स्ट में न्यूज में चल रहा है। तो मैंने तब एंटिसिपेट किया, तब नहीं पूछा उन्होंने, है ना। बट वही चीज है कि लास्ट कुछ सालों का है, इसमें इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स जब हम करते हैं, कंटेम्प्ररी अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है लास्ट 2-3 सालों का, है ना। तो पहले तो प्रायोरिटी 1 साल के करंट को देंगे, है ना, इसीलिए हम 1.5 साल का कवर करंट जो है ना, कवर करवाते हैं। 1.5 साल का इनफ है, उसके पीछे जाने का टाइम मिला, या तुम सीनियर हो तो अपने आप पता होगा, फर्स्ट टाइमर हो तो उसके पीछे जाने का टाइम भी नहीं मिलेगा, जाना भी नहीं है, ठीक है, उतना वर्थ नहीं रहेगा। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट की बहुत हेल्प होती है, राइट। आईआर जो है, बिल्कुल इसका वेटेज बढ़ रहा है। मैं जो कॉन्टेक्स्ट की बात करता हूं, मेरे अंडरस्टैंडिंग में उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि मोदी जी हो गए, एस जयशंकर हो गए, इनके आने के बाद से 2014 के बाद से इंडिया असर्टिव बन गया है। ठीक है, उसके कई रीजंस होंगे, इंपॉर्टेंट ये है कि असर्टिव बन गया है इंडिया, ग्लोबल लेवल पे एक पोजीशन चाहता है, लीडर की पोजीशन चाहता है, उसके लिए एफर्ट कर रहा है, मिलेगा नहीं मिलेगा बट एफर्ट कर रहा है, तो भाई सिंपल है, उसका वेटेज यूपीएससी में बढ़ गया, है ना। इसीलिए पर्सनैलिटी टेस्ट देखो, जिसका पीएसआर नहीं है उसको भी आईआर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। जीएस में तो है ही आईआर, लेकिन प्रीलिम्स में भी वेटेज बढ़ गया है, और इंटरव्यू वाले भी पूछते हैं, ट्रांसक्रिप्ट आप देख लो, जिनका पीएसआर नहीं है उनको पूछे जाएंगे आईआर के क्वेश्चंस। तो भाई आईआर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, तो भाई उस वो कॉन्टेक्स्ट उसका सीखना पड़ेगा, और उसके क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल हर साल आएंगे, है ना। हम पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट से बाहर ही नहीं आ पा रहे, है ना। आईआर मैपिंग के लिए तो आना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, साइंस एंड टेक के लिए आना पड़ेगा, राइट। तो ये सब्जेक्ट्स थे जो मेरे ओपिनियन में थे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज वाले सब्जेक्ट्स। अब क्विकली क्या करेंगे, हर सब्जेक्ट के बारे में मैं कुछ चीजें बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे पॉलिटी है, फॉर एग्जांपल पॉलिटी मेरे ओपिनियन में, अब मैं, मेरा पीएसआईआर है ना, पॉलिटी में मुझे मजा आता है, इसलिए होगा शायद, बट इन जनरल भी मैंने देखा है बहुत कैंडिडेट्स को कि पॉलिटी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इन माय ओपिनियन। है, पॉलिटी पसंद भी है, लक्ष्मीकांत बहुत लोगों को पसंद भी है, लोग पढ़ते हैं। हाँ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, लेकिन हम पॉलिटी बहुत ज्यादा प्रिपेयर करते हैं इन जनरल एज अ कम्युनिटी। प्रीलिम्स के लिए पॉलिटी को काफी वेटेज हम देते हैं, है ना। तो वेटेज इन टर्म्स ऑफ टाइम नहीं देना चाहिए, बट सब्जेक्ट वेटेज जो है पॉलिटी का, आप हर साल के पेपर देखिए, दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस, एनवायरमेंट हम नहीं कर पाते सॉल्व, पता नहीं कैसे सॉल्व करना है, सडनली रैंडमली आ सकते हैं। पॉलिटी एक स्ट्रक्चर्ड है ना, करंट भी पूछेंगे, कॉन्टेक्स्ट होगा, कुछ ना कुछ, कुछ कॉन्टेक्स्ट चल रहा होगा, तो हेल्प हो जाती है प्रिपेयर करने में, इजी सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट्स में से, और मोस्ट स्कोरिंग है मेरे ओपिनियन में। बहुत स्ट्रांग रखना है इसको, है ना। तो ये फर्स्ट चीज हो गई। दूसरा, अब बेसिक क्वेश्चंस आना बंद हो गया है ना। बेसिक क्वेश्चंस क्या होते हैं, मतलब आते हैं वो भी, लेकिन एक दो आते हैं, पहले तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते थे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। एफआर में क्या दिया है, एफआर का क्या फिलोसॉफी है, प्रियम्बल में क्या दिया है ना, बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चंस जो अब भी आते हैं, लेकिन उनको भी डिफिकल्ट बनाया जाता है, ट्रिकी बनाया जाता है ना। तो सिंपल क्वेश्चंस तो आ नहीं रहे,
अब ये सब्जेक्ट ऐसा है जो मैं बता रहा था, कंसेप्ट और मेमोरी, इन दोनों की नीड है इसमें, बट मेरे ओपिनियन में ज्यादा कंसेप्चुअल नीड है। कंसेप्चुअली आपको क्लैरिटी आई तो आप दिमाग लगा सकते हो कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना। तो लॉजिक लगाने में बहुत हेल्प करेगी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। लेकिन कुछ जगह मेमोरी है ना, क्योंकि बहुत जगह लॉजिकल नहीं है कि प्रेसिडेंट ही कोई चीज करता है, या गवर्नर करता है, या चीफ जस्टिस करता है। ये तो हम पढ़ते हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम लॉजिक नहीं लगा सकते हर जगह कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये ही क्यों होगा। ठीक है, बहुत जगह पॉसिबल है कंसेप्ट और लॉजिक लगाना, लेकिन मेमोरी बिल्कुल इसका पार्ट है, इंपॉर्टेंट। देखो, आर्टिकल्स हो गए, अमेंडमेंट्स हो गए, है ना, एफआर, डीपीएसपी, और बहुत सारी थीम्स हैं, शेड्यूल्ड एरिया, ये शेड्यूल जो फिफ्थ शेड्यूल, शेड्यूल्स जो होते हैं, वो हो गया, वो थीम है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड बॉडीज, स्पीकर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, ये पोस्ट हो गए। फाइनेंस कमीशन क्या है, ये हो गए बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये थीम है। तो ये थीम्स है, ये सीधे सीधे थीम्स मिल रही है पॉलिटी की। पॉलिटी बहुत इजी है थीम्स के टर्म्स में। ठीक है। और कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे ना, तो कॉन्टेक्स्ट का एग्जांपल क्या है कि मान लो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया है ना, राइट टू प्राइवेसी का, राइट टू मैरी का, तो वहां से क्वेश्चन आएगा लक्ष्मीकांत, स्टैटिक में नहीं है, टेक्स्ट में नहीं है वो क्वेश्चन, वो आ रहा है कॉन्टेक्स्ट से, आ रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। और बहुत सारे, ऑफिस ऑफ प्रोफिट पूछा, भाई न्यूज में था, उसका कुछ जजमेंट आया है ना, तब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो न्यूज में है। इम्पीचमेंट का पूछा तो उनका कॉन्टेक्स्ट होता है, जो कॉन्टेक्स्ट वो न्यूज के अंडरस्टैंडिंग से ही आ सकता है। ठीक है, ये तो पॉलिटी का हुआ। यहाँ पे 80-90% स्कोर करना है, 80 कम है मेरे ओपिनियन में। डिफिकल्टी बढ़ती भी जाए तो भी यहाँ फोड़ना पड़ेगा अगर एक्सेल करना है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पॉलिटी ही करने बोल रहा हूँ बाकी सब्जेक्ट छोड़ के। टाइम स्मार्टली बैलेंस करना है, टाइम ही सबसे बड़ा चैलेंज है, मैनेज करना है टाइम को हमें, ये सब चीजें करते टाइम। ठीक है, फिर ये पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं। और मैंने जैसे बोला था, पॉलिटिकल थ्योरी जो है ना, रूल ऑफ लॉ, लिबर्टी, जस्टिस, स्टेटलेस सोसाइटी के, मार्क्सिज्म का क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला एलिमेंट भी है, फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। स्टेट का डेफिनेशन क्या है, ये क्वेश्चंस पूछे हैं जो थोड़े अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल क्लैरिटी और फिलोसॉफिकल टच वाले क्वेश्चंस है, जो पॉलिटिकल थ्योरी एनसीईआरटी से हम कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी जो है, अगेन मेरे ओपिनियन में इकोनॉमी भी स्कोरिंग है। बहुत लोगों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इकोनॉमी का करंट टच बहुत ज्यादा है, करंट अफेयर्स का टच ज्यादा है। लेकिन टच कैसा है, उसको वो स्टैटिक में कन्वर्ट करके पूछते हैं बहुत बार, करंट के कॉन्टेक्स्ट को स्टैटिक क्वेश्चन बनाते हैं। टेक्स्ट टेक्स्ट ढंग से करना जरूरी है। ठीक है, बहुत सारी इसके भी थीम्स है, मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट, बेसिक्स बहुत सारे उस पर पूछते रहते हैं, इन्फ्लेशन कम होगा ज्यादा होगा, बेसिक क्वेश्चन है। आरबीआई बहुत बड़ा थीम है, आरबीआई हर साल आएगा, है ना। कुछ नए थीम्स आ रहे हैं, जैसे स्टॉक मार्केट रिलेटेड चीजें अब नई थीम है। सेबी, सेबी मल्टीपल टाइम पूछा है ना, सेबी को अलग अलग तरीके से पूछा है, बीटा पूछ लिया था स्टॉक मार्केट का, है ना, हांगकांग के टर्म्स में, है ना, बहुत आगे चले गए हम वगैरह, या सेबी पे क्वेश्चन था। तो ये जो दिख रहा है उसी से समझ आएगा कि भाई अच्छा ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, इकोनॉमी का ही एक बहुत बड़ा थीम है इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। रेलवेज का क्वेश्चन आया लास्ट ईयर, उसके पहले आईएमटी, ट्राइलेटरल हाईवे। तो ये इंफ्रा है। इंफ्रा क्या क्या है, एयरपोर्ट्स, एयरपोर्ट्स का क्वेश्चन आया था, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट कौन से है ना। तो एयरपोर्ट, ये सारा इंफ्रा है, इकोनॉमी का ही पार्ट है। जीएस3 में आप देख लो, इंफ्रा में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं सरकार, गवर्नमेंट, इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, तो उसका वेटेज बढ़ गया है ना। कवच का क्वेश्चन, रेलवेज, नेशनल रेलवेज प्लान का क्वेश्चन आया था। तो आपके लिए बहुत ऑब्वियस होते जाता है ये क्यों पूछा जा रहा है। आप हर चीज एंटिसिपेट तो नहीं कर पाओगे, बट आपको पता रहेगा कहाँ से आ रहा है, क्या प्रिपेयर करना है। तो वैसे प्रिपरेशन इजी होता है। नहीं तो बस आपको बुक्स दी हैं, सोर्सेज दिए हैं, पढ़ो, और पता ही नहीं है क्या आएगा क्यों आएगा। तो प्रीलिम्स क्लियर करने वाले लोगों को ये अच्छे से पता होता है क्या आ सकता है, क्यों आ सकता है।
ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होगा, ह्यूमन कैपिटल क्या है, सोशल कैपिटल क्या है, ये अलग अलग एसेट्स लायबिलिटीज, बहुत सारे बेसिक्स पूछते हैं अलग अलग तरीके से हर बार। ठीक है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है। अब एनवायरनमेंट का, जैसे मैंने कहा, फॉरेस्ट का प्रीलिम्स भी एनवायरनमेंट पे मतलब फॉरेस्ट का प्रीलिम्स भी है, तो बिल्कुल अच्छा वेटेज है एनवायरनमेंट का। लेकिन इसका चैलेंज क्या है ना, इस सब्जेक्ट का चैलेंज ये है कि ये करंट अफेयर्स बहुत वेग आ सकता है इसका, प्लस स्टैटिक भी बहुत वास्ट है। तो अब आनंद सर मास्टर है इसमें, बिल्कुल मतलब एनवायरनमेंट के बहुत कम टीचर्स मिलेंगे आपको बिल्कुल स्ट्रांग, है ना। तो आनंद सर का होल्ड है इस पे अच्छा। मैं यही रिकमेंड करूंगा कि इस पे भी थीम्स हैं बहुत सारी, पोल्यूशन फॉर एग्जांपल, है ना, पोल्यूशन एक थीम है, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल एक्ट्स एंड रूल्स, स्पेसीज। अब स्पेसीज ये थीम है, लेकिन इतनी वास्ट थीम है तो इसको बच के करना है, बहुत स्ट्रेस नहीं लेना है। रैंडम कोई स्पेसीज आ गई, नहीं हमसे बन रही भाई, कोई नहीं, नहीं बने, ऐसे भी बेसिक गलत करके आ रहा हूँ, सिली मिस्टेक कर रहा हूँ पॉलिटी में, तो वो हटा देता हूँ, ये इसका स्ट्रेस नहीं लूंगा एक लिमिट के बियॉन्ड। तो जितना हम कराएंगे उतना ही करोगे तो भी इनफ है। इनफ इस सेंस में नहीं है कि उससे बियॉन्ड आएगा ही नहीं, बट आ गया तो आ गया, क्योंकि भाई एक लेवल के बियॉन्ड कंट्रोल नहीं कर सकते आप। तो फोमो यहाँ कंट्रोल में रखना है। स्पेसिस का डॉक्यूमेंट आ गया, हम भी निकालेंगे शायद, वो तब पढ़ेंगे जब मेरा बाकी सब ढंग से हुआ है। ठीक है। हमारी हमेशा ऑनेस्टली प्रायोरिटी रहती है एग्जाम ओरिएंटेड, जो भी चीजें हम दे एग्जाम ओरिएंटेड दे बच्चों को। इसीलिए पीवाईक्यू दिखा के, किसी ने प्रीलिम्स एनालिसिस दिखाया है आज तक इतने पीवाईक्यूज दिखा के? ठीक है। कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब जो बता रहा हूँ वो ऑब्वियस है, सबको पता है, बहुत लोगों को पता है। बट विथ प्रूफ, क्वेश्चंस के साथ जब दिख रहा है तो भाई कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ट्रस्ट आएगा आपको प्रोसेस में जो आप फॉलो करोगे, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो इसमें जैसे बहुत सारे थीम्स मैंने बता दिए, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ज्योग्राफी का भी बोल सकते हो कभी, एनवायरमेंट का। तो सब्जेक्ट सब्जेक्टिव है कि भाई कौन से सब्जेक्ट से आ रहा है, वो तो आपकी चॉइस है, आपको जिसमें मानना है मान लो, है ना। हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत वास्ट है, बहुत डिफिकल्ट है ना। डर भी लगता है क्या पूछ लेंगे, वो पूछ भी लेते हैं, जैसे वो इस साल भी एक क्वेश्चन पूछ लिया था ना कि दिल कोई देलुस्कर या किसी का ग्वालियर लाहौर वगैरह ऑप्शंस है, भाई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो कैसे बनेगा? वो आना ही नहीं है, करना ही नहीं है हमें, कोई बात नहीं, है ना। कुछ क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो उससे ना डरना, टेम्परामेंट ना हिलने देना, एक ही पर्पस होता है वहां। वहां पे मार्क्स नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को नहीं आने वाले, आएंगे 10-15% लोगों को, उससे कट ऑफ तय नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन से। ठीक है। उससे क्या होता है, जैसे मेरे 147 आए ना, वैसे तय होता है कि कौन ज्यादा फोड़ेगा। क्या करना है उसका, हमें तो बस प्रीलिम्स निकालना है कम से कम। तो उन क्वेश्चंस का एग्जाम में स्ट्रेस नहीं लेना है, और एग्जाम के बाहर आके अभी प्रिपेयर नहीं करना है वैसे चीजों के लिए। हमारा जो सर्कल है, यूपीएससी का बक्सा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारा सर्कल एक लेवल पे रहेगा, उसके आगे नहीं जाएगा। हम लॉजिक से बाकी चीजों को डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसमें अब मॉडर्न हिस्ट्री में देखो, लास्ट ईयर बिल्कुल इजी था मॉडर्न हिस्ट्री। कंफ्यूजन हो सकता है, नॉन कॉपरेशन वगैरह क्वेश्चंस थे, बट इजी था, आना चाहिए, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि बुक्स में दिया है, तुम्हारे टेक्स्ट में, तुम्हारे सर्कल से है, तो वो ढंग से रिवाइज किया हुआ है तो सॉल्व कर लोगे, नहीं किया है तो फिर वहां पे भी कंफ्यूजन होगा। ठीक है। हिस्ट्री में क्या है कि जैसे मैंने सोर्सेस की बात करी, कि देखो इसमें डिफरेंसेस हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग एस्पिरेंट्स, अलग अलग टीचर्स अलग जगह से करते हैं। तो एक ऑप्शन है कि भाई आप तमिलनाडु एनसीईआरटी कर लो, है ना, आवर पास्ट और थीम्स के साथ। थीम्स आवर पास्ट इजी है, उनसे क्वेश्चंस भी हिट हुए हैं उन एनसीईआरटी से, इसलिए मुझे तमिलनाडु के साथ क्लब करके वो चीजें अच्छी लगती। अब ये डिपेंड करेगा आप कितने सीनियर हो, कितने फर्स्ट टाइमर हो, है ना। सीनियर हो तो आप मल्टीपल चीजें, ये 2-3 चीजें कर लोगे क्योंकि चीजें पता है। फर्स्ट टाइमर हो तो आपको लिमिटेड रिसोर्स फाइनल करना है, इस पे आप थोड़ा टाइम लेके फाइनल कर सकते हो, ये अलग से डाउट रहा तो आप मैसेज कर देना, हम बता देंगे, है ना। या दूसरा सोर्स है भाई आर एस शर्मा वगैरह, है ना। इसमें एंशंट इंडिया और आर्ट एंड कल्चर बहुत सॉलिड करना है,
मेडिवल को थोड़ा कम भाव देना है, क्योंकि मतलब उतना टाइम टाइम पे डिपेंड करेगा, है ना। तो कम भाव देना बेटर रहेगा। बहुत सारी चीजें, इंटरनेशनल रिलेशंस मैपिंग करेंगे तो ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है। लेकिन एंशियंट मेडिवल करना पड़ेगा, उसमें भी थीम्स बहुत सारी रिपीटेटिव होती है, जैनिज्म बुद्धिज्म है और भी है। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो 11th एनसीईआरटी प्लस सिंगानिया, ये मेरे रिसोर्सेस थे, मुझे लगते हैं वो इनफ। ठीक है। इसमें और भी सोर्सेस आपके कोई रहे तो इशू नहीं है। मैं इसको इसका लास्ट वीक रिवीजन करता ही था इन चीजों का। ठीक है। जबकि इसका वेटेज कम है, इंपॉर्टेंट चीज देखना, इसका वेटेज कम है वैसे बाकी सब्जेक्ट से, बट मेरा पॉलिटी इकोनॉमी पहले इतना स्ट्रांग कर लेता था मैं कि भाई जरूरत ही नहीं है उतना। मैं मतलब आधे दिन में भी पॉलिटी, आधे दिन में इकोनॉमी कर लेता था एंड में। क्यों? क्योंकि हर चीज नहीं करता था ना, हर चीज करके आधे दिन में नहीं हो सकता। कुछ चीजें मुझे पता है, मुझे आती है, तो मैं देखता ही नहीं था। ठीक है। अब ये देखो यहाँ जो लिखा है, फोकस ऑन यूनेस्को टेंजिबल एंड इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। हर साल इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं अलग अलग तरीके से। बिल्कुल मतलब ये कोई बड़ी बात है ही नहीं कि इस पे क्वेश्चन आ गया। हर साल 24 में दो क्वेश्चंस थे। ठीक है। तो अलग अलग तरीके से पूछेंगे। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया उन्होंने वो गरबा वाला शायद, हाँ, कि यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज में क्या ऐड किया है, इतना बेसिक, जैसे अभी दीपावली को ऐड किया है। तो उससे थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूछने के लिए। इतना बेसिक पूछे तो बहुत अच्छा है। ठीक है। इसी पे मैं कैसे आउट ऑफ द वे जाके अब मैं सर्च नहीं करने वाला हर इंटेंजिबल हेरिटेज का। जैसे हमने बता दिया ये आता है और डेप्थ में अब डॉक्यूमेंट बना देंगे और डेप्थ में पढ़ेंगे, नहीं। भाई जब बुक में आएगा, जब टेस्ट सीरीज में आएगा, मैं बहुत ढंग से पढ़ लूंगा। करंट में आएगा, ढंग से पढ़ लूंगा। दैट्स इट। इतना ही कमिटमेंट चाहिए कि थीम्स पता होने से अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। ठीक है। हिस्ट्री मेमोरी का गेम है ज्यादा, है ना। अंडरस्टैंडिंग का हो सकता है, मेरे लिए उतना नहीं था। आनंद सर है, उनको डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग भी है हिस्ट्री की, है ना, कि क्यों हुआ, क्या हुआ वगैरह, बट मेरे लिए उतना पॉसिबल नहीं था या मुझे इंटरेस्ट नहीं था। वो मैं पॉलिटी में कर सकता हूँ। तो हमें अपना अपना आइडेंटिफाई करना है। बट इसको वीकनेस नहीं होने देना है, हिस्ट्री को कोई भी सब्जेक्ट वीकनेस नहीं होने दे सकते हम। ठीक है। साइंस है। अब देखो भाई, साइंस का वेटेज भी गजब, 12 13 14 क्वेश्चंस आते रहते हैं। डिफिकल्टी बहुत ज्यादा है साइंस की। स्टैटिक साइंस पे थोड़ा कम ध्यान दो। एप्लीकेशन ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज पे ध्यान दो पूरा। और उसमें भी जैसे मैंने एग्रीकल्चर का एनीथिंग एंड एवरीथिंग बोला है, वैसे ही साइंस का है कि बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा। अगेन सोर्सेस लिमिटेड करके, तो मेरा तरीका क्या है कि एक सोर्स रख लो लेकिन अलग अलग टेस्ट सीरीज दे दो। बस साइंस के टेस्ट दो अलग अलग टेस्ट सीरीज के। तो और वहां से जो कंटेंट आएगा सॉल्यूशन वाला, वो तुम्हारा फिर एक सर्कल जो है साइंस का बड़ा बनेगा। और उससे क्वेश्चन नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी पूछ रहे हैं एक लेवल के बियॉन्ड, है ना। कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन एक लेवल के बियॉन्ड तो बहुत ही रैंडम हो रहा है साइंस। उतना डेप्थ में हम पढ़ाई नहीं करते यूपीएससी वाले बच्चे साइंस के, उतने पीछे हमारा सोर्स भी क्लियर नहीं होता हमेशा, जैसे लक्ष्मीकांत। तो एट द एंड रिलेटिव कंपटीशन में ये किसी को बहुत अच्छा नहीं आता साइंस, याद रखना, किसी को। इवन आईआईटियंस है ना, मेरे दोस्त कई सारे मैंने देखा है, उनको भी क्यों, क्योंकि भाई पढ़ाई नहीं है तो वो ऐसा क्या उखाड़ लेंगे। हाँ, उनका लॉजिक या थिंकिंग थोड़ा बेटर हो सकता है हमसे, अगर नहीं पढ़ा है तो सॉल्व करने में। बट बेटर है कि भाई आप इसको प्रायोरिटाइज करो। इंपॉर्टेंट ये है, एक सोर्स लो, उसको रिवाइज करो ढंग से और मल्टीपल टेस्ट दो, है ना, ताकि जो करंट में चल रहा है वो थोड़ा जितना हो सके कवर हो। स्टैटिक साइंस जो होता है, सेल वॉल ये वो, उसको कम टाइम दो तो बेटर है मेरे ओपिनियन में। उतना टाइम है नहीं हमारे पास, स्पेशली फर्स्ट टाइमर्स, बिगिनर्स, है ना। उस पे भी एक आध क्वेश्चन आएगा लेकिन तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी अगर तुम उसी पे टाइम देते रहो। ठीक है। उतना कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। स्पेस है, बहुत सारी चीजें प्रेडिक्टेबल है इसमें भी, है ना। जैसे इस बार एक्सियम 4 मिशन था भाई, बिल्कुल न्यूज में था, प्रेडिक्टेबल था। ठीक है। करंट अफेयर जो है, जैसे मैंने कहा, मेजर करंट पे फोकस करना है। ठीक है। जो बिल्कुल मेजर करंट है उस पे फोकस करना है। मेजर करंट क्या है ये सीखना, हमारा काम है थोड़ा आपको बताना, थोड़ा काम है आपका कि आप पीवाई क्यू एनालिसिस करके समझो।
जैसे मैंने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, दो क्वेश्चन आए थे। मेजर करंट था वो G20, न्यू वुमेन रिजर्वेशन बिल, PM सूर्य घर हर घर बिजली योजना, है ना। ये मेजर करंट्स थे। CBDC पूछ लिया, UPI डिजिटल पेमेंट अगर थीम है, डिजिटल इंडिया थीम है, तो भाई UPI लास्ट ईयर पूछ लिया कि भाई वो थीम है तो वो प्रेडिक्टेबल करंट है, बस उन्होंने उसको डिफिकल्ट कैसे बनाया, ओनली वन ओनली टू में कन्वर्ट कर। तो भाई हम प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन अब UPSC चाहती है प्रेडिक्ट तो करने देंगे, लेकिन भाई पता होना चाहिए तुम्हें। तुम्हें बस मतलब एलिमिनेट करने का चांस थोड़ा कम देंगे, थोड़ा मुश्किल कर देंगे। ठीक है, उसके लिए भी कॉन्टेक्स्ट पता हो, UPI किसको किसको दे रहे हैं, जनरली किस साइड की कौन सी कंट्रीज को सॉल्व करना इजी होता है, राइट। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक अलग अलग। इसके जो अभी थीम्स मैंने बताई ना बहुत सारी, उसी थीम से आए हैं, ये थीम्स के ही है ना। थीम्स में और एक बड़ी थीम है UN। UN एक बड़ी थीम है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोल लो, एक बहुत बड़ी थीम है। ठीक है, RBI बड़ी थीम है। तो ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी थीम्स हैं, और छोटी मोटी थीम्स भी बहुत मिलेंगी, जो हम ये बैच जब चल रही है तो वो साथ साथ बताते रहते हैं, ये थीम्स हैं। और एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अभी तक कोई सवाल है तो पूछो। अभी मैं 2025 का और भी चीजें हैं इसमें, जैसे अब टेम्परामेंट की बात है, बट मैं ये आज नहीं लूंगा, जब प्रीलिम्स पास आएगा थोड़ा तब हम देखेंगे इसको। बट इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सिली मिस्टेक्स मत अवॉइड करो, मतलब सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर लो। वो क्यों होती हैं? एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, इसलिए होती है सिली मिस्टेक्स। रिवीजन नहीं है, क्योंकि मेमोरी वाला पार्ट है तो इजी गलत हो गया। ठीक है, टेम्परामेंट, एग्जाम में प्रेशर हैंडलिंग सही नहीं है। ठीक है, कैसे कि भाई चार क्वेश्चंस बहुत मुश्किल आ गए, है ना, और फिर फिफ्थ इजी आया, लेकिन चार मुश्किल क्वेश्चन की वजह से मेरा दिमागी संतुलन बिगड़ गया, है ना, कि मैं हिल गया कि अरे भाई कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल पेपर है ना। मैं अंदर से डरने लग गया, और फिर इजी क्वेश्चन आ गया, वहां फंबल कर दिया, ब्लंडर हो गया। तो ये चीजें होती है। और हमें लगता है सिली मिस्टेक क्यों हो रही है, सिली मिस्टेक क्यों हो रही है, भाई रीजन ढूंढो। ये मत बोल मतलब अरे यार ये दो इजी क्वेश्चन गलत नहीं होते मेरा हो जाता। भाई इफ्स एंड बट्स की बात नहीं है, रिजल्ट दिखाना पड़ता है, निकालना पड़ता है ना। मेरा खुद का, मैं 3 मार्क्स से रैंकर बनते बनते रह गया। किसी को नहीं बता सकते एक टाइम के बाद, हाँ एनालाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए एग्जाम के पहले एनालाइज कर लो, रादर देन बाद में रोने से या एनालिसिस करते बैठने से। ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक है ये, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें जो बैच में बताएंगे हम, है ना। अब एक चीज है जो कोई टेस्ट सीरीज नहीं कर पाता, हम कोशिश करते हैं लेकिन हम भी इंसान है भाई, UPSC भगवान है। कुछ चीजें हैं जो UPSC ही कर पाती है ना। तो वो अच्छी चीज मैं बोल रहा हूँ, अच्छी चीज क्या है कि हिंट्स दे पाती है UPSC, है ना। टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं तुम्हें टेस्ट कर रही होती है, लेकिन UPSC तुम्हें परेशान नहीं कर रही होती है हमेशा। UPSC का वही पर्पज है, ऐसा नहीं है, बट वो हिंट्स देते हैं कॉन्शियसली, उनके क्वेश्चंस में हिंट्स को ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे 2024 में क्वेश्चन था कि भाई इल्मेनाइट, है ना, रूटाइल वगैरह, ये किस इसके ओर्स हैं, कौन से मिनरल के। देखो मिनरल एनर्जी रिसोर्सेस मैंने बताया था, थीम है ये, NCERT में भी दिया हुआ है ज्योग्राफी के, और वहां से क्वेश्चन आया, शायद टंगस्टन आंसर था, है ना। तो उन्होंने आगे थीम दी कि जो सर्टेन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में पाया जाता है या कोस्टल ट्रैक्ट्स में पाया जाता है, तो ये हिंट है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं भी देते तो क्या होता, GK का क्वेश्चन हो जाता, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा हिंट दी ताकि आप आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करें। ठीक है, तो ऐसी हिंट्स UPSC बहुत देता है, और जिनको नैक होती है वो लोग वो हिंट्स पकड़ पाते हैं। ठीक है, तो ये हिंट्स कैसे पकड़नी है, या हिंट्स होती भी है, कहाँ कहाँ दिखती है, ये सिखाना हमारा काम है बैच में। इसीलिए MCQ सॉल्विंग का बैच क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें ये चीजें सिखानी है ना। टेक्स्ट टीचिंग नहीं करना है हमें, हमें ये जो आगे की चीजें हैं, कॉन्टेक्स्ट, PYQ एनालिसिस से लॉजिक, है ना, ये जो हिंट्स, ये सारी चीजें अलग अलग तरीके से हम करते हैं। और ऑब्वियसली टेम्परामेंट पे कुछ बात करते रहते हैं, जिससे अपने आप
अलग अलग समय पे प्रिपरेशन के टाइम और एग्जाम का टेम्परामेंट कैसे चाहिए। तो ये हिंट्स वाली एक बात है ना। मैं अभी टाइम नहीं लूंगा बहुत, क्योंकि हम थोड़ा ब्रेक लेके 2025 का पेपर देखेंगे, है ना। और एक चीज क्या है कि भाई, अब दोनों में से एक होगा तुम्हारे साथ कि भाई तुम या तो, है ना, देखो लो बैटरी की वजह से ब्रेक लेंगे हम 15 मिनट, तो आधे मार्क्स से रह गया, ये बोलोगे या भाई फोड़ दिया ये बोलोगे, ये तुम्हारे ऊपर है, महीने में। ठीक है, ये इन सारी चीजों पे काम करके एक चीज रह गई है बतानी इंपॉर्टेंट, तो वो मैं ब्रेक के बाद बताऊंगा और फिर 2025 का पेपर देखेंगे। ठीक है। और बाकी कोई डाउट्स रहे तो मैं एड्रेस करूंगा, लिंक यही रहेगी। कोई डाउट है अभी तो तभी देख लेते हैं। 9:30 को हम रिज्यूम करेंगे। है ना, 9:05 हुआ है, 2025 का पेपर बहुत इंपॉर्टेंट इनसाइट्स आपको दिखेगा, है ना, कि भाई हाँ ये चीज हुई है, ये चीज हुई है, ये थीम है, ये थीम है ना, या ये हिंट दी है, कहीं पे हिंट है, अगर कहीं पे कोई लॉजिक बता सकता हूँ ब्रीफली, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट हाँ आपको दिखेगा कि यही चीजें हो रही हैं। न्यूज़पेपर है तो करंट अफेयर्स, ये जो डाउट्स हैं हम उस सेशन के एंड में ले लेंगे, ताकि जिनको डाउट्स नहीं है वो जा सकते हैं फिर, है ना। तो 9:30 को हम रिज्यूम करेंगे। ओके।